हाँ जी, हेलो, रुक जाओ आप। कुछ पढ़ा था भाई घर जाके? मैडम ने मेरे से नोट्स ले लिए थे। तुम्हारा कोई ग्रुप बना हुआ है क्या व्हाट्सएप पे? तो उसमें नहीं आए? कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़ा तो भी चलता है, याद ही होगी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी। हाँ हाँ, रिवाइज कराते हैं ना, बिल्कुल। क्या क्या पढ़ा था कल हमने? सुनो 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 सुनो, एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ। ये है इंडेक्स चैप्टर का, ठीक है। यूजुअली बुक्स में चैप्टर का इंडेक्स नहीं होता है, किसी भी टीचर की बुक में नहीं होता है, बट दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी। अगर आप अपने हर सब्जेक्ट या हर चैप्टर का एक इंडेक्स बना लो तो चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाती। ऑडिट में समस्या ये होती है कि बच्चों को पेपर में याद नहीं आता कि क्या लिखना है, ठीक है जी। क्यों नहीं याद आता? क्योंकि दे प्रैक्टिस अंडरलाइन कर करके, हाईलाइट कर करके, री रीडिंग कर करके। क्या पेपर में आपको जाके वापस से रीडिंग करके बताना है कि मेरे को ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? क्या तुमको वहां पे जाके अंडरलाइनिंग करनी है? क्या तुमको वहां पे जाके हाईलाइटर यूज करना है? तुमको वहां पर जाके याद आना चाहिए कि एक क्वेश्चन है जिसमें उसने बोला है कि ऑडिटर कैसे इंश्योर करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी को मिसलीड नहीं करे। तो तुमको घर पे भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है कि भाई ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या था? क्या था इसका आंसर क्लास? हाउ डज एन ऑडिटर इंश्योर्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। कल मैंने आपको एक चार्ट पढ़ाया था। भिंडी बाजार मत बनाओ, एक एक करके बोलो, सुर में बोलो, क्या है? तो ऑडिटर को इंश्योर करना है कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर। एक एरो प्रेजेंट से, दूसरी एरो ट्रू एंड फेयर से। प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? क्लियर एंड अनएम्बिगस। कब होगी क्लियर एंड अनएम्बिगस? कब होगी क्लियर एंड अनएम्बिगस? एज पर एएस, ठीक है जी। फिर दूसरी एरो ट्रू एंड फेयर पिक्चर। ट्रू एंड फेयर पिक्चर कब होगी? जब अकाउंट्स एंट्रीज के हिसाब से बने होंगे, और एंट्रीज सारी होंगी, सही सही होंगी। सारी बोले तो नन शुड बी ओमिटेड, और सही सही बोले तो कि हर एंट्री के साथ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लगा होना चाहिए। याद आ गया? ठीक है। तो अब जब तुम्हें ये चीज याद आ गई तो तुम इसको टिक करो कि भाई मेरे को ये आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल हमने ये टॉपिक याद करने की कोशिश की लेकिन ये तुम्हें याद नहीं आया, तो तुम उसको अलग से मार्क करके रखोगे, ठीक है। अब ये जो इंडेक्स है इससे तुम्हें पता चलता है कि चैप्टर में इन टोटल सिर्फ 17 टॉपिक्स हैं। बहुत सारे टॉपिक्स तुम्हें पहली बार में याद आएंगे। अब मान लो ऐसे 5 टॉपिक्स हैं जो तुम्हें याद नहीं आते, तो अब तुम्हें पता है कि जब तुम सेकंड रिवीजन करने जाओगे तो सिर्फ 5 टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, ना कि पूरे चैप्टर पे। तो इस तरह से तुम्हारी रिवीजन का टाइम कम होगा। बात समझ में आती है? इस तरह से तुम्हें पता है कि 1.5 दिन में सारा सिलेबस कवर कैसे करना है। क्या तुमने कभी इस तरह से पढ़ाई करने की कोशिश करी है? तो फिर तुम बोलते हो आखिर में जाके कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर तुम पहले दिन से तैयारी करके चलोगे, मार्किंग्स करके चलोगे, तो सिलेबस कोई बहुत बड़ा नहीं है। स्ट्रैटेजी, तरीका सही होना चाहिए। मैडम आज पहली बार आए क्लास में, तब भी आप कुछ बोल नहीं रहे। और क्या पढ़ा था कल हमने? मीनिंग एंड नेचर पढ़ा था क्या? क्या होता है मीनिंग एंड नेचर, जरा बताओ। आधा आधा बोलते। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ any entity whether irrespective of size or legal form when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। नहीं जरूरत है ना घर जाके पढ़ने की, ठीक है। कौन बोला थोड़ी बहुत? चलो मैडम अगला टॉपिक आपसे सुनते हैं। क्या सुने आपसे? क्या सुने? बेनिफिट्स सुनते हैं। चलो आपसे बेनिफिट्स करे थे ना कल हमने। हो जाओ मैडम, खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? जपनीत। सुनाइए बेनिफिट्स क्या थे?
नहीं, सीरियल वाइज सुनेंगे कि पहले शेयर होल्डर की समस्या थी, क्या समस्या थी? ट्रस्ट इश्यूज। तो इट गिव्स, तुम सारे जब नहीं तो चुप हो जाओ, कराएंगे रिपीट। इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द यूजर्स। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? क्योंकि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है। फिर छोटे अंबानी जी, एम्प्लॉइज की समस्या थी तो ऑडिट एक्ट एज अ मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। नया बिजनेसमैन बैंक से लोन नहीं मिल रहा था तो अब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी रिलाइड अपॉन बाय बैंकर्स एंड लेंडर्स। फिर कौन रह गया? सारा मामला शुरू किसकी वजह से हुआ था? विजय माल्या। तो अब इट विल हेल्प डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स एंड एक और जना, हाँ फ्रॉड और एरर नहीं है तो पॉइंटिंग और डेफिशिएंसीज। एंड लास्ट में सरकार खुश हो रही थी, हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटी। थोड़ा थोड़ा जरूरत है, नहीं है जरूरत, बैठ जाओ, मैं बता दूंगा जिस दिन घर पे जाके पढ़ना होगा। ठीक है जी, रिपीट करोगे मेरे साथ? पहला क्या था? कुछ समझ नहीं। इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? क्योंकि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, फिर अंबानी जी की समस्या एम्प्लॉइज वाली, ऑडिट एक्ट एज अ मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। तीसरा, नया बिजनेसमैन बैंक वाले लोन नहीं देते तो अब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी रिलाइड अपॉन बाय बैंकर्स एंड लेंडर्स। फिर कौन रह गया? सारा मामला शुरू किसकी वजह से हुआ था? सो अब ऑडिट विल हेल्प डिटेक्ट फ्रॉड और एरर नहीं है तो हेल्पफुल इन पॉइंटिंग आउट डेफिशिएंसीज एंड सरकार खुश हो रही थी डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटीज। हो गया बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। और क्या पढ़ा था कल हमने? प्रीमाइसेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। वो क्योंकि तुम्हारे चैप्टर में नहीं है, अलग से था, बेस बनाने के लिए था, तो तुम वैसे ही बता दो क्या थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। पहली, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा, टू प्रोवाइड ऑडिटर विद ऑल इंफॉर्मेशन, जैसे कि रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन वेयर अप्रोप्रिएट एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। किनका? जिससे उसको लगता है फ्रॉम whom it is necessary to obtain audit evidence। ठीक है जी। और क्या पढ़ा था कल हमने? हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर के? हाँ, दो ऑब्जेक्टिव है, बोलो। तसल्ली लेना, तसल्ली देना। तसल्ली लेना इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, और तसल्ली देना इज टू रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड बाय एसएस। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। और क्या पढ़ा था कल हमने? क्या ऑडिट मैंडेटरी है क्या? फिर किन दो लोगों के लिए मैंडेटरी है? कंपनीज, दूसरा सर्टेन थ्रेशहोल्ड लिमिट से ऊपर अगर टर्नओवर जाती है तो उसके लिए ऑडिट मैंडेटरी है, बाकी सबके लिए वॉलेंटरी है। स्कूल्स ले सकते हैं क्या? फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग ग्रांट, है ना, और बहुत सारी एंटिटीज कराती है क्योंकि देयर आर सम बेनिफिट्स फ्रॉम ऑडिट। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर को? कंपनी के केस में, सरकारी कंपनी के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में, पार्टनर्स। ठीक है, किसको वो सबमिट करता है रिपोर्ट? ओनर्स को, कंपनी के केस में, और फर्म के केस में। इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ा था हमने। मिस स्टेटमेंट पढ़ा था। मिस स्टेटमेंट क्या होता है बताओ? चार शब्द, ACPD की अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। डिफरेंस बिटवीन ACPD, व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज रिपोर्टेड, कि जो होना चाहिए था और जो हुआ के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। ठीक है जी। कहानी हमने कहाँ तक सुनी थी कल? कि सारी सभा में लोग आए थे, गुरुजी के पास पेड़ के नीचे बैठे थे, है ना, फिर फाइनली गुरुजी ने समाधान दिया कि भाई ऑडिट करा लो। अब मैडम, कल मैंने बताया था कि ऑडिट क्या होता है, आप भी आज पहली बार आए हो क्या? तो मैं मैडम को ये बता रहा था कि कल मैंने बताया था ऑडिट क्या होता है। अब मैं आपको कैसे समझाऊंगा कि आगे का जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, बट स्टिल। हाँ, कल की वीडियो देख ली आपने? नहीं देखी? अच्छा, मैं वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ ऑडिट क्या होता है। कि कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है
तो एक बंदा आके सीए आके उसको चेक करता है अकाउंट्स टैक्स की सब कुछ सही है कि नहीं और अपनी ओपिनियन देता है, ठीक है। तो कल कुछ लोग थे फोटो वाले जिनको समस्या थी कि भाई हमारी कंपनी के हमको भरोसा नहीं हो रहा, कैसे करें कैसे नहीं करें। तो गुरुजी ने कहा था कि ऑडिट करा लो। अब जितनी सारी सभा बैठी थी पेड़ के नीचे, अंबानी जी भी खड़े थे, नया बिजनेसमैन भी खड़ा था। गुरुजी ने कहा कि बच्चा ऑडिट करा ले तो तेरे को भरोसा आ जाएगा, तेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब सारे शेयर होल्डर्स अंबानी जी की तरफ देख रहे हैं, तुमने और अंबानी जी को बोल रहे हैं कि अंबानी जी देख रहे हो? कह रहे क्या देखना? कह रहे अब हमारा ऑडिटर आएगा और तुम्हारे कान के नीचे दो लगाएगा और सारी इंफॉर्मेशन निकालेगा, अब तुम झूठ बोल के दिखाना। तुमने देखा मूवीज में कि कुछ लोग आते हैं, वो सोफे वोफे फाड़ देते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, सारा घर इधर उधर कर देते हैं, सारी इंफॉर्मेशन ले जाते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि अब तुम इंफॉर्मेशन छुपा के दिखाना, चाहे तुम सोफे में छुपाओ चाहे तुम दीवार में छुपाओ, सारी इंफॉर्मेशन वो निकाल लेगा और हमें पता लगेगा कि भाई तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। फ्रॉड किसने किया था? माल्या ने। अंबानी जी ने तो गुरुजी के पैर पकड़ लिए कि गुरुजी मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मेरी क्या गलती है, मैं क्यों पिटूं, ऑडिटर मेरे साथ क्यों ये सब बदतमीजियां करेगा। तो तुम बताओ क्या ऑडिट करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? करानी चाहिए। लेकिन क्या अंबानी जी की गलती थी? तो फिर क्या करें? कुछ प्यार से बोल लो, प्यार से बोलेंगे तो फिर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। जो तुम टीवी में देखते हो वो ऑडिट नहीं होता, वो होता है इन्वेस्टिगेशन। कि सरकार भेजती है, इन्वेस्टिगेशन तब कराया जाता है जब हमें पक्का शक होता है कि भाई कुछ तो हुआ। अब पता लगाओ हुआ क्या है। हर्षद मेहता के केस में देखिए तुमने स्कैम 1992, तो हर्षद मेहता के केस में वो ईडी आई थी, वो सब लोगों को भेजा गया था, तो उनको पता था कि भाई यहाँ पे कुछ तो हुआ है। अब कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, किसने किया है, वो सब डिटेल्स पता लगाने के लिए ईडी आती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आते हैं, उनके पास होती है लीगल पावर्स। क्या तुमको हमने कराटे वराटे सिखाया क्या? तुम जाके क्लाइंट को मारोगे, वो उल्टा मारेगा, तुम रोते पीटते वापस आ जाओगे? होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए ऑडिटर जब भी जाता है प्यार से बात करता है। हम सोच के नहीं जाते कि कुछ गलती है ही है, हम तो बस चेक करने जा रहे हैं। जैसे टीचर तुम्हारी कॉपी चेक करती है, हम मान के जाते हैं कि भैया इतनी सारी कंपनी चल रही है, इतने बड़े कंपनी चल रही है तो सही ही होगा। लेकिन अगर बाई चांस कुछ गलती हो तो हम पकड़ के बता दें, तो हम मान के जाते हैं कि सब कुछ सही होगा ही। हम ये नहीं पहले से बनाई गई धारणा लेके नहीं जाते, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्री कंसीव्ड नोशन। तो ऑडिट इज नेवर स्टार्टेड विद अ प्री कंसीव्ड नोशन। बात समझ में आती है? ना ही हमारे पास कोई लीगल पावर्स होती है। आओ जरा देखें एक बारी ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। कह रहा है इन्वेस्टिगेशन से ऑडिट अलग होता है, ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या है? एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस। जब हमें पता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है वो हमें निकालनी है, कुछ वैल्यू कितने अमाउंट की गड़बड़ है वो हमें निकालनी है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर हमें शक है कि फ्रॉड हुआ है तो हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। एंड इट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड अपॉन टू चेक द अकाउंट्स कि सच देखो कि फ्रॉड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं हुआ। हमें शक है, पता लगाते हैं कि भैया कितने का है कि नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑन दी अदर हैंड ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या था ऑडिट का ऑब्जेक्टिव? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। मिसस्टेटमेंट कैसे हो सकती है? या तो फ्रॉड की वजह से या एरर की वजह से। ऑडिट कराने के बाद हम एक ओपिनियन देते हैं, ये दो थे, तसल्ली लेना और तसल्ली देना। तो हमारा काम है रीजनेबल एश्योरेंस लेना कि ऑडिट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, और एक रिपोर्ट देना, ठीक है जी। ऑडिट इज नेवर स्टार्टेड विद अ प्री कंसीव्ड नोशन। पहले से कोई धारणा बना के नहीं जाते हम कि भैया कुछ तो गड़बड़ी है ही, फ्रॉड हुआ ही है। अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स, ऑडिटर सीक्स टू रिपोर्ट व्हाट ही फाइंड्स इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। जो उसको नॉर्मल चेकिंग करते टाइम मिलता है वो बस रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। पहले से सोच के नहीं जाता कि भैया कोई गलती है कि नहीं है। ऑडिट का स्कोप इज जनरल वेयरएज इन्वेस्टिगेशन इज स्पेसिफिक एंड नैरो। ऑडिट में सब कुछ चीजें कवर होती हैं, इन्वेस्टिगेशन में कुछ कुछ चीजें कवर होती हैं, ठीक है। एंड समटाइम्स इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स फ्रॉम प्राइमा फेसाई फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करी, उसको लग रहा है कि भैया एक डिपार्टमेंट में कुछ तो गड़बड़ी है, पर पता नहीं क्या गड़बड़ी है। तो अब वो मैनेजमेंट को बताएगा, वो अंबानी जी को बताएगा कि देखो तुम्हारे उस जयपुर वाली ब्रांच में कुछ दिक्कत लग रही है। तो अब अंबानी जी वहां पे इन्वेस्टिगेशन चालू करवा सकते हैं अपने बिहाफ पे। तो इन्वेस्टिगेशन में रिजल्ट
फ्रॉम प्राइमा फेसाई, पहली बार जो उसने फाइंडिंग, पहली नज़र में उसकी जो फाइंडिंग्स मिली, वहां से हम इन्वेस्टिगेशन चालू करा सकते हैं, हमें क्लू मिल जाता है भैया कुछ गड़बड़ हो सकती है। बात समझ में आती है? ठीक है जी, पढ़ के देखो इसको एक बारी। पढ़ लिया? पढ़ लिया? अब जब गुरुजी ने उसको कहा कि बेटा नहीं मारेगा, प्यार से बातचीत करेगा, तो सारे शेयर होल्डर ने मुंह फुला लिया कि अगर इतनी ही प्यार से बातचीत करेगा तो जिस आदमी ने स्कैम किया होगा वो ये पकड़ेगा कैसे, क्योंकि वो तो इन्फॉर्मेशन देगा नहीं देगा ना। तो अब बताओ क्या करें? क्या तुम्हारे ट्रस्ट इश्यूज सोल्व हो गए कि अगर प्यार से बात करेगा तो ट्रस्ट इश्यूज तुम्हारे सोल्व नहीं हो रहे? क्या करना चाहिए? कैसे मनाओगे शेयर होल्डर्स को? सर आप एक नई बात बताते हो फिर नई समस्या ले आते हो, क्या करें? देखो कोई भी सब्जेक्ट ना कोई ऐसे नहीं बनाता कि चलो आज सुबह उठे मूड खराब है तो बाकी बच्चों का जीवन खराब करते हैं, एक नया सब्जेक्ट बना देते हैं ऑडिट के नाम से, और फिर देखना कि कैसे इन सब की शक्लें उतर जाती हैं। हम में प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ समस्याएं आती हैं, तो हम उसके हिसाब से प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में उसका सोल्यूशन निकालते हैं। जब वो सोल्यूशन ठीक हो जाता है, सबके लिए काम करने लग जाता है, तो हम उसी सोल्यूशन को तुम्हें किताबों में पढ़ा देते हैं। तो जब से तुम आए हो क्लास में, मैं तुमसे इतने सारे सवाल पूछे जा रहा हूँ कि देखो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, मैं खुद कुछ भी बता नहीं रहा हूँ कि देखो ऐसे होता है, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या होगा अगर एक चीज होगी तो देखो दूसरी समस्या क्रिएट हो जाएगी। अब शेयर होल्डर सारे मुंह फुला के बैठे हैं कि ट्रस्ट कैसे आएगा, तो देखो गुरुजी ने फिर जवाब दिया कि भाई ट्रस्ट कैसे आएगा? हमने कहा इन्वेस्टिगेशन वाले के पास पावर है, वो इंफॉर्मेशन निकलवा सकता है, लेकिन वो लोग सिर्फ उस चीज पे जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि गड़बड़ी है। अगर उन्हें लगता है कि परचेज डिपार्टमेंट में गड़बड़ी है तो वो सिर्फ परचेज वाले के इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर उन्हें लगता है कि सेल्स में गड़बड़ी है तो वो सिर्फ सेल्स वाले के इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो बाकी चीजों को छुएंगे भी नहीं। लेकिन एज अ शेयर होल्डर तो तुम्हें पता लगाना है कि सारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, तो इसलिए ऑडिट में ज्यादा भरोसा आएगा क्योंकि इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। हर एक चीज ऑडिटर कवर करेगा, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो बजटिंग हो, चाहे वो कॉस्टिंग हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बात समझ में आती है? तो कहां ज्यादा भरोसा आएगा तुम्हें? ऑडिट में, क्योंकि वो सब कवर करेगा, कहीं पे भी कोई भी गलती होगी तो बता पाएगा। ठीक है जी, तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड adequately enough to cover all aspects of the entity relevant to the financial statements being audited। और ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से देखेगा, हर एक चीज के लिए ऑडिटर सबूत भी देगा कि इंफॉर्मेशन जो है वो भरोसेमंद है कि नहीं, सही है कि नहीं। वो बिल्स देखेगा, रिकॉर्ड्स देखेगा, डॉक्यूमेंट्स देखेगा, हर एक चीज के सबूत लेगा, इकट्ठा करेगा और फिर आके तुम्हें बोलेगा कि भैया इंफॉर्मेशन जो है वो सही है। ठीक है, तो सब कुछ कवर करेगा, जो भी कवर करेगा वो उसके सबूत लेगा, हर एक चीज देखेगा, प्लस में वो ये भी देखेगा कि जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होनी चाहिए थी पर जो नहीं करी है, इन्वेस्टिगेशन वाला देख रहा है कि क्या उन्होंने प्रेजेंट करा है, उसके डिटेल में जा रहा है, लेकिन ऑडिटर तो ये भी देखेगा कि जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होनी चाहिए थी लेकिन नहीं करी है, जैसे कि कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखानी चाहिए थी लेकिन उन्होंने नहीं दिखाई है, तो वो भी आपको आगे बताएगा। ठीक है जी, तो तीन चीजें, पहला है कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी, दूसरा है वो देखेगा रिलायबिलिटी यानी कि भरोसेमंद एंड सफिशिएंसी की सारी इंफॉर्मेशन पूरी है कि नहीं, 50 बिल्स होने चाहिए थे तो 50 के 50 है कि नहीं, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड वो देखेगा कि जो चीज डिस्क्लोज होनी चाहिए थी वो डिस्क्लोज है कि नहीं, प्रॉपर डिस्क्लोजर उन्होंने दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। बात समझ में आती है?
रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कह रहा है द ऑडिटर शुड बी रीजनेबली सेटिस्फाइड that information contained in underlying accounting records and other source data like bills voucher document is reliable and sufficient basis for preparation of financial statements. कैसे बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? हाँ, शेड्यूल 3 के हिसाब से। अब मान लो मैंने अकेडमी खोली, ठीक है, वहां पर बच्चे आने लगे, अब मेरे को अकेडमी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं क्योंकि मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो अब कैसे बनेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट? पहला स्टेप क्या है? क्या नाम था मैडम आपका? सोहानी। सोहानी मेरे पास आई कि सर मेरे को ऑडिट की क्लास लेनी है, इसने मेरे को फीस दी, तो अब मेरे को जनरल एंट्री डालनी पड़ेगी, जनरल से लेजर, लेजर से ट्रायल, ट्रायल से पीएनएल में बनेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अब इसको मैं एक स्लिप काट के दूंगा, है ना, तो वो स्लिप होगी मेरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। एविडेंस तो ऑडिटर के लिए होता है, लेकिन कंपनी के लिए तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है जी। तो वो देखेगा कि अब सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस क्या हुआ? वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वो स्लिप जो मैंने सोहानी को दी, ठीक है जी। तो ये कह रहा है कि ऑडिटर देखेगा कि जो भी बिल्स वाउचर डॉक्यूमेंट्स के बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है वो सब भरोसेमंद तो है ना, सफिशिएंट तो है ना, कोई कम तो नहीं। ऑडिटर फिर एक जजमेंट लेगा ऑफ रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल एंड बाय कैरिंग आउट अप्रोप्रिएट टेस्ट्स, इंक्वायरीज एंड प्रोसीजर्स। ऑडिटर टेस्ट करेगा, इंक्वायरीज करेगा, अलग अलग प्रोसीजर्स करेगा, हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें वो परफॉर्म करता है, और देखेगा कि इनका अकाउंटिंग सिस्टम सही है या नहीं। वॉलमार्ट गए हो कभी? डी मार्ट, वॉलमार्ट, विशाल मेगा मार्ट, एनीथिंग, एनी मॉल, जब तुम वहां पे जाते हो तो वो बारकोड स्कैन करते हैं, खुद से हाथ से तो पर्ची नहीं बनाते, मुनीम जी तो नहीं बैठते आजकल, तो वो अकाउंटिंग सिस्टम ही सारा कुछ बना देता है, वो स्कैन करता है, वो सीधा पीएनएल तक पहुंच जाती है, सारी जगह एंट्री हो जाती है, जनरल, लेजर, ट्रायल, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऑडिटर देखेगा कि इनके जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो सही है कि नहीं। बात समझ में आते हैं? मैडम गए हो शॉपिंग करने, ड्रेसेस खरीदी कभी H&M, ज़ारा कहीं से, है ना, तो अगर आप बिना पैसे दिए ड्रेस लेके निकलने की कोशिश करो तो क्या होगा? सायरन बच जाएगा, पूरा एक्सपीरियंस है मैडम को। तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल, कि कोई भी चुपचाप आए और सामान उठा के ना ले जाए। अब क्योंकि अंबानी जी के नीचे इतने सारे लोग काम करते हैं, अलग अलग जगह पे रिलायंस ट्रेंड्स है, तो अंबानी जी हर जगह तो नजर रख नहीं सकते, तो इसके लिए वो लगाते हैं इंटरनल कंट्रोल। तो सायरन इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल कि भैया जितना सामान है वो हमारे वहीं पे रहे, अगर बाहर जाए तो बिल होके जाए। बात समझ में आती है? तो ऑडिटर चेक करेगा कि इनके इंटरनल कंट्रोल्स सही से ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं। अगर सही नहीं होंगे, मान लो मैडम बहुत दिनों से मौका देख रही है, अब एक दिन लाइट गई हुई है, तो मैडम गई फटाफट से अंदर, 2 सामान उठाए और बाहर आ गई, अब सायरन नहीं बजा क्योंकि लाइट नहीं थी, तो इंटरनल कंट्रोल फेल हो गए, है ना। तो आपके इन्वेंट्री से स्टॉक कम हो जाएगा, लेकिन बुक्स में तो उतना ही रहेगा, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगे। तो इसीलिए लगाती है मैडम, इसीलिए लगाती है कंपनी इंटरनल कंट्रोल्स। तो ऑडिटर देखेगा कि अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल्स दोनों सही हैं या नहीं। बात समझ में आती? प्लस तीसरी चीज क्या देखता था वो, कि जो चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए थी वो डिस्क्लोज है कि नहीं। ऑडिटर ये भी देखेगा, ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड वेदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड, सारी चीजें डिस्क्लोज हैं कि नहीं। He should also keep in mind applicable statutory requirements in this regard. Related party transactions, पता आपने कुछ पढ़ा है कभी related party transactions? क्या होता है उसमें, क्या बताता है वो? कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो तो आपको वो डिस्क्लोज करनी पड़ती है। ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी मतलब कानूनन रिक्वायरमेंट, आपको डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी, आपकी मर्जी नहीं, ठीक है जी। तो ऑडिटर ध्यान में रखेगा कि भैया क्या क्या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती है। कितने सेक्शन नंबर तक आपने लॉ में सेक्शंस पढ़े हैं? 148। क्या उसमें डायरेक्टर वाला कोई सेक्शन आता है कि डायरेक्टर की सैलरी? तो जैसे जैसे आप बड़े होगे, फाइनल में जाओगे, तो वहां पर एक सेक्शन आता है डायरेक्टर की सैलरी। वो बोलते हैं कि डायरेक्टर की सैलरी 11% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए प्रॉफिट के। अगर 11.01 भी हुई तो वो लॉ का वायलेशन है। तो आपको डिस्क्लोज करके चलना पड़ता है कि भैया हमने डायरेक्टर को इतनी सैलरी दी। अब कुछ लोगों ने क्या करना चालू किया कि भैया चलो सैलरी तो हमने दे दी उसको 5% ऑफ प्रॉफिट,
ठीक है, लेकिन उसको गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, हाउस हेल्प दे दी, सामान ला के दे दी राशन का, और उसके बच्चे की स्कूल की फीस भर दी, इधर उधर दुनिया भर की सर्विसेज उसको दे दी, तो इनडायरेक्टली वो भी तो उसकी सैलरी ही हुई, है ना। तो कंपनी को ये सारी चीजें डिस्क्लोज करके बतानी पड़ती है कि भैया हमने डायरेक्टर को क्या क्या कॉम्पेंसेशन दिया है। तो ऑडिटर देखेगा कि भैया ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी तो डिस्क्लोज करा कि नहीं करा, ठीक है जी। It is done by ensuring that financial statements properly summarize transaction and events recorded therein and by considering the judgments made by management in preparation of financial statements। कह रहा हम देखेंगे कि क्या financial statements हर एक चीज को properly summarize करती है, मतलब summarize करती है मतलब सोचो, समरी का मतलब क्या होता है छोटे में। तो अब आज के दिन में रिलायंस ट्रेंड्स में अगर आप जाओ तो दुनिया भर के कस्टमर आएंगे, इतनी सारी ट्रांजैक्शन होंगी, एक दिन में 100 ट्रांजैक्शन होंगी, लेकिन क्या आपको पीएनएल में 100 ट्रांजैक्शन अलग अलग दिखती हैं, साल की 36,000 ट्रांजैक्शन दिखती है, या सिर्फ एक फिगर दिखती है सेल्स की? तो उसने शॉर्ट में बता दिया कि भाई सेल्स कितनी हुई है। तो ऑडिटर देखेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली समराइज कर रही हैं सारी ट्रांजैक्शंस को, और देखेगा कि मैनेजमेंट ने जो जजमेंट ली है किस किस प्रकार की जजमेंट लेती है मैनेजमेंट। जजमेंट का मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट कहीं पे दिमाग लगा रही है, कुछ सोच रही है। कहाँ सोचना पड़ेगा मैनेजमेंट को? नहीं नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में कहाँ कहाँ सोचना पड़ता है? बिजनेस को छोड़ दो, एज एन ऑडिटर वी आर मेजरली कंसर्न अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली। क्या तुमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का नाम सुना है? किताब में दिया होता है कि भाई ये आदमी पैसा नहीं देने वाला, इस पे 5% प्रोविजन बना दो। तो वो 5% किताब में तो दिया हुआ है, लेकिन वो 5% आया कहाँ से? वो एस्टिमेट मैनेजमेंट सोचती है कि भाई कितना रिस्क है इस डेटर पे, क्या 5% के 50% है। बात समझ में? नवीन को मैंने उधार दिया और मैं इसकी शक्ल देख रहा हूँ कि भाई कम से कम 25% रिस्क तो है, तो वो मेरे मन की बात है, मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो जजमेंट्स भी देखेगा कि मैनेजमेंट ने जजमेंट सही ली कि नहीं ली। अब मान लो मेरे को पता है कि भाई नवीन मेरे पैसे ले जाके भाग चुका। सुनो 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 सुनो, मेरे को पता है कि नवीन मेरे पैसे लिए और नवीन भाग गया, नवीन से मेरे को 1 रुपए की रिकवरी नहीं होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बढ़िया दिखे, शेयर होल्डर्स मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर मैं दिखाऊंगा कि लोग मेरे पैसे लेके भाग रहे हैं तो शेयर होल्डर का भरोसा टूट जाएगा, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैंने कहा नहीं भाई नवीन बहुत बढ़िया आदमी है, खाली 1% रिस्क है, 1% प्रोविजन बना रहा हूं। कर सकती है मैनेजमेंट ऐसा? हाँ कि ना? क्योंकि वो तो मैनेजमेंट की मन की मर्जी है फिगर। तो ऑडिटर देखेगा कि जो जजमेंट्स ली हैं वो रीजनेबल है कि नहीं। ऑडिटर देख रहा है भाई 3 साल हो गए पैसे नहीं दिए, ये रिस्क 5% से ऊपर बढ़ा के नहीं दे रहा, तो वो बताएगा कि भाई ये गलत है। बात समझ में आते? पढ़ के देखो एक बार जरा। लो एक सेकंड, एक अगली लाइन में पढ़ाता हूँ। कह रहा मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पता है तुमको ये ऑलरेडी। मेक्स मेनी जजमेंट इन दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज चूज करना। अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जांपल डेप्रिसिएशन, एसएन लगाना है कि डब्ल्यूडीवी, ठीक है, ये मैनेजमेंट चूज करती है, क्वेश्चन में दिया नहीं होता। तो डेप्रिसिएशन का चार्ज देखना, फिक्स एसेट की लाइफ कितनी होगी, ये मैनेजमेंट खुद सोचती है कि भैया 10 साल चलेगी, 12 साल चलेगी, है ना। क्या हाँ, अरे पॉइंट मेरा जजमेंट का है कि मैनेजमेंट जजमेंट लेती है, पॉलिसी में भी एस्टिमेट में भी, ठीक है। तो दोनों ही जगह जजमेंट लग रही है, तो ऑडिटर देखेगा कि दोनों ही चीजें सही है कि नहीं, एस्टिमेट भी देखेगा और जजमेंट्स भी देखेगा। पॉइंट समझ में आया क्या कह रही थी कि एस्टिमेट और जजमेंट में फर्क होता है। एस्टिमेट्स हमने लाइफ का एस्टिमेट लगाया है ना, और जजमेंट इस पॉलिसी के बारे में। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जब हम इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करते हैं? AS2 के हिसाब से, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो ये जो NRV है ये कितनी है, ये भी तो जजमेंट लगाएगा ना कि कितने की बिक जाएगी, है ना। तो ऑडिटर देखेगा कि भाई सारी जजमेंट सही से लगाई है कि नहीं लगाई। बात समझ में आ रही है? पढ़ के देखो अब इसको एक बारी।
क्या नाम था मैडम आपका? परीक्षा, मनीषा। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आए तो पूछ लेना। सर आपका क्या नाम है? ऋषभ। हाँ जी। मेरी क्लास के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। आ जाएगा भाई, तेरे को सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत कर तू। क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, मैं करा दूँ, सब मैं करा दूंगा, तुम चिंता मत करो। तुमने जो भी सुना उसको बाहर ही छोड़ के आओ। किससे सुना है तुमने ये? तो मुझे तो ये भी पता चला था कल की वो कहते भरोसा मत करना। पढ़ लो भाई, इसको पढ़ो। आज सेकंड क्लास है मैडम, आज मजा आ रहा है आपको? कल आप कहते फर्स्ट क्लास है, आज सेकंड है। कल फिर पूछूंगा आपसे सवाल, मंडे को फिर पूछूंगा, चिंता मत कर, ठीक है? अरे मंडे को इस होली की छुट्टी है ना तुम्हारी? होली को आओगे? नहीं, आ जाओ मेरे वजह से, मैं फोटो खींच लूँ तुम सब की। मैं तो पास में रहता हूँ, देख लो, मेरा मेरा तो फिर भी मैं तो कैब करके आ जाऊंगा, तुम अपना देख लो। ठीक है। भाई ये सारी इंफॉर्मेशन की छुट्टी कब से कब तक है, ये ऑफिस से तुम्हें मिलेगी, ये सारी चीजें मुझसे। मतलब तुम्हें क्या बोला? तुम्हें तो तुम्हें बाद में भी नहीं मिले? प्रिंट नहीं हो, बाद में तो मिले होंगे। तो वही सेम बुक 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 वाली बुक नहीं मिली ना? तो तुम्हें बाद में बुक तो मिली, मतलब बेसिकली वो मटेरियल तो मिल ही गया होगा ना बाद में? मटेरियल मिला ही नहीं वो बाद में। यार इनका हिस्सा मिल जाएगी भाई, तुम्हें बुक्स मिल जाएंगी। भाई मेरे को लगा था कि बहुत सारी बुक्स रखी है, ठीक है? अब मैंने ऑफिस में पूछा, मैं बताता हूँ क्या हुआ। अब मेरी 2 मॉड्यूल है, से एक मतलब पूरे सिलेबस को 2 मॉड्यूल्स में बांटा हुआ है। तो मैडम ने कहा कि एक मॉड्यूल तो बहुत सारे पढ़े, एक मॉड्यूल बहुत कम पढ़े। अब ऐसा हो कैसे सकता है, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा कि कोई बच्चा लेगा तो दोनों लेगा, या तो दोनों नहीं लेगा। एक बहुत सारी पढ़ी है, एक बहुत कम पढ़ी है। तो मैंने मैडम को कहा कि मैडम दोबारा काउंटिंग करके आओ, फिर एक बार ही देखते हैं कि कितने मंगानी कितने नहीं। तुम छोड़ो, तुमको पढ़ लो भाई, पढ़ लो, पढ़ के एक बार मेरे को डन बता दो कि पढ़ लिया है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब मिल जाएगा तुम्हें, मेरी क्लास का सारा मटेरियल मिल जाएगा, मैं कोई भेदभाव नहीं करता। भाई मैं भी अपना दुख बताने वाला था, फिर मेरे को याद आता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है। तो अभी पिछले बैचेस ले लेके ना मैं ट्रेन हो चुका हूँ कि मैं चुप रहूँ। बाकी किसी को भी मेरा दुख सुनना, हम बाहर सीढ़ियों में खड़े होकर डिस्कस कर सकते। अब भाई फिर तो क्या ही करें, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। मैंने जब ये
किसका इंटरव्यू है? क्या बोल रहे हो? रुक जाओ। मैंने कहा था जब मैं अपनी क्लास, हेलो सर, क्या हो गया? उसको बोल रहा था मैं, रुक जाओ भाई, शोर मत करो। बात करनी है मेरे से करो, मैं 2 घंटे में चले जाऊंगा, फिर ये सब कभी भी बात कर लिया करो इन सबसे। तो मैंने, तुम छोड़ो भाई, छोड़ दो, तुम अपने ना पढ़ाई में ध्यान दो। ये सोच के आते हैं भाई आज ऑलरेडी क्लास का एजेंडा है, आधा घंटा गॉसिप करेंगे, आधा घंटा गाने सुनेंगे, फिर घर आ जाएंगे। थोड़ी देर मैनेजमेंट की बिचिंग कर लें कि बुक्स नहीं देते, ये नहीं है, वो नहीं है। थोड़ी देर गॉसिपिंग कर लेंगे, सर आपने क्या कहा था। पढ़ लो भाई, इसको पढ़ो। अरे मैंने ये जब क्लास में पूछा था कि क्या हम एक शेयर खरीद के अंबानी जी के साथ कुर्सी पे बैठ सकते हैं कि भैया हमको भी कंपनी चलानी है, तो वो डाउट बच्चे ने जाके साहिल सर से पूछा था। जवाब क्यों जानना है तुम्हें? तो तुम नहीं पढ़े साहिल सर से, तो जाओ पूछा ना फिर कि सर हमें भी एक डाउट है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यहां से यहां तक तुम्हें पढ़ना है, फटाफट से इसको पढ़ लो। क्या नाम है मैडम आपका? अरे शांति, रुक जाओ, शांति रखो। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, बता रहा हूँ मैं। पढ़ाई में ध्यान दे लो। हेलो, पढ़ लिया? क्या क्या 3 चीजें इसमें? पहला कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी, दूसरा और तीसरा कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी का मतलब कि वो सब कवर करेगा, हर एक चीज। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब देखेगा कि नीचे जो रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हैं वो रिलायबल है और सफिशिएंट है। एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर का मतलब जो चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए थी पर नहीं है वो भी बताएगा। ठीक है जी। फिर अब एक बात बताओ, एसेट को हम 2 तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, या तो एसएलएम या डब्ल्यूडीबी। तो कंपनी ने सोचा कि यार इस साल ना प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया तो टैक्स भी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, तो मैं ना एक काम करती हूँ, मैं ना एसएलएम लगा लेती हूँ, क्योंकि एसएलएम में डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स थोड़ा कम देना पड़ेगा। अगले साल प्रॉफिट कम हो गया तो कंपनी को लगा कि भाई इन्वेस्टर्स भी कम आएंगे, तो इसने डब्ल्यूडीबी पे शिफ्ट कर दिया ताकि प्रॉफिट थोड़ा बढ़ जाए और इन्वेस्टर्स ज्यादा आ जाए। तो क्या कंपनी ऐसा कर सकती है क्या? क्यों नहीं कर सकती?
तो क्या कंपनी अपना एसएलएम से डब्ल्यूडीवी चेंज ही नहीं कर सकती? बेटर प्रेजेंटेशन है, लो रिक्वायर करता है। बेसिकली कंपनी के पास एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, कंपनी अगर अपना मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करना चाहती है तो। ठीक है, तो ऑडिटर ये भी देखेगा कि क्या उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन सही से किया। इसीलिए तो नहीं किया कि भैया हमको प्रॉफिट को मैनिपुलेट करना है, बल्कि इसीलिए किया कि इंडस्ट्री में वो चीज ज्यादा सही है। एयरप्लेन्स होते हैं तो एयरप्लेन्स में इंजन का एक पार्ट होता है जिसको 5 साल के बाद बदलना पड़ता है, ऐसा कुछ पढ़ा है तुमने? तो इसीलिए हम उस पर यूजुअली एसएलएम डेप्रिसिएशन का मेथड लगाते हैं कि भैया 5 साल में जब हमें पता है कि उसको हटाना ही है तो एसएलएम लगा के 0 कर दो। अगर कंपनी वहां पर डब्ल्यूडीवी लगाएगी तो वो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है। प्लस में ऑडिटर ये भी देखेगा कि हर एक अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली साल दर साल सेम अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है जी, अगर एसएलएम लगा रखा है तो एसएलएम ही ऑन अ पीरियड टू पीरियड बेसिस। ठीक है जी, फिर क्या अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया जा सकता है? किया जा सकता है। अगर करा है तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल बेसिस। हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री, मतलब जो पास्ट में हो चुका है। तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल बेसिस कि भैया साल भर में जो भी सामान बिका अब हम 31 मार्च को बस आपको बता दे रहे हैं। ठीक है जी। दूसरा, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स अबाउट इकोनॉमिक इवेंट्स। सामान बिका इज एन इकोनॉमिक इवेंट अकरिंग इन द पास्ट टाइम पीरियड। जो भी साल भर में हुआ था उसको हम बता रहे हैं, तो दैट इज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बात समझ में आती है? ठीक है जी। क्या 3 चीजें थी, हमने क्या पढ़ा कि स्कोप में क्या क्या चीजें आती हैं? कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी, reliability and sufficiency of financial information, proper disclosure of financial information, and last में एक पॉइंट इसने अलग से दे रखा है, सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है जी। एसी नहीं चल रहा आज, बंद कर दिया? अच्छा, ठंड लग रही थी। कुछ कहना चाहते हो मैडम कि रोज ही ऐसा चलता सर, ये क्या ही बताएं इसके बारे में? कितने बच्चों की ये ओपिनियन है कि बेच देना चाहिए ऐसे वो? भाई हेलो हेलो, मेरे से बात करा दो। ये उधर लड़ने चली गई कि ऐसे कैसे बोल दिया तूने? मुझे बता दो भाई, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। हाँ तो मुझे ये बताओ कि अगर हम इस एसी को उतारें और मार्केट में बेचने जाएं तो कितने पैसे मिलेंगे? किसी के पास कोई बेटर आंसर? 5-6 हज़ार। आपका क्या कहना मैडम, बताओ? 12। वो भाई कह रहा है 15-20। हेलो हेलो, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। तुमको मैं एसी बेचने वाला लग रहा हूँ कि सर का ये साइड बिजनेस है एकेडमी का, इसे उतार के बेचना। तुम मुझे बताओ, तुमने शेड्यूल 3 पढ़ा है? तो शेड्यूल 3 में सबसे ऊपर क्या आता है? फिर क्या आता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। तो जब मैंने ये सवाल पूछा तो तुम सबने एक टोन में जवाब दिया कि सर इक्विटी, लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। लेकिन जब मैंने पूछा कि एसी को मार्केट में बेचे तो कितने पैसे मिलेंगे, तो कोई कह रहा है 1000, कोई कह रहा है 10,000, कोई कह रहा है 12,000, कोई कह रहा है 2,000। सबका अलग अलग आंसर। क्यों ऐसा? क्योंकि ये इसकी वैल्यू निकालना हमने तुम्हें सिखाया नहीं है। हमने तुम्हें सिखाया है शेड्यूल 3 कैसे बनता है, लेकिन वो सारी चीजें हमने सीखी नहीं है। ये बिल्डिंग की क्या वैल्यू होगी?
20-25 लाख, 5 करोड़, अलग अलग जवाब क्यों? शांत। तो क्लास रुक जाओ भाई, पॉइंट ये है कि जो चीजें हमने तुम्हें सिखाई नहीं है, हम सीए कोर्स में कहीं सीखते हैं क्या? बिल्डिंग की वैल्यूएशन निकालना, एसी की वैल्यूएशन निकालना, बेंच की वैल्यूएशन निकालना नहीं सीखते, है ना? तो हम भले ही सब कवर करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हम कवर नहीं भी करेंगे। अगला टॉपिक है स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड। पहली चीज, हम वो चीजें, हम वो ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करेंगे विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ आवर कॉम्पिटेंस, जैसे कि सर्टेन एसिड्स की फिजिकल कंडीशन देखना, मशीन की लाइफ बताना कि भैया ये मशीन कितने टाइम तक चल जाएगी, है ना? सिविल स्ट्रक्चर्स की लाइफ बताना कि भैया ये पुल कितने टाइम तक चल जाएगा, बिल्डिंग कितने टाइम तक चल जाएगी। ये सारी चीजें हमारे कॉम्पिटेंस में, हमारे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में नहीं आती हैं, तो ये चीजें कंपनी हमसे एक्सपेक्ट नहीं करेगी। बात समझ में आती है? दूसरी चीज, अगर मैं तुम्हारे सामने 2 बिल ला के दे दूं जो एक जैसे दिख रहे हो डिट्टो, और मैं तुम्हें बोलूं कि इसमें से एक असली और एक नकली है, तो क्या तुम पता लगा पाओगे? उस पे सब है, उस पे जीएसटी नंबर भी है, उस पे कंपनी का नाम भी है, वो डिट्टो दिख रहे हैं, तो क्या तुम पता लगा पाओगे कौन सा असली कौन सा नकली है? किसी के पास ऐसी पार की नजर? इसकी भी एक अलग फील्ड होती है जिसमें होता है फोरेंसिक ऑडिट। वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके, केमिकल्स लगा के, और अलग, सीआईडी में देखा डॉक्टर सानू के, तो वो करता था, वो क्या करता था? फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो हम ये चीजें नहीं करते, हमको नहीं आता, है ना? तो ये कह रहा है ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो हम नहीं बता सकते जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी ऑथेंटिकेटेड बाय हिम, क्योंकि हम इस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हैं। बात समझ में आती है? एंड लास्ट में, हम कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, तो हम किसी के कान के नीचे लगा नहीं सकते, किसी से गीता पे हाथ रख के कसम खिला नहीं सकते कि जो बोलूँगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ये सारी चीज़ें हमारी पावर्स में नहीं है, लेकिन वो जो लोग टीवी में आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने, असलियत में आते हैं, वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो डांट भी सकते हैं, वो मार भी सकते हैं, वो गीता पे हाथ रख के कसम भी खिला सकते हैं। बात समझ में आई? तो audit is not an official investigation into alleged wrongdoing. He does not have any specific legal powers of search or recording statements of witness on oath. Witness on oath मतलब गीता पे हाथ रख के कसम खिलाना, which may be necessary for carrying out official investigation. हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, ये सारी पावर्स हमारे पास नहीं है। लीगल पावर्स, सर्च की, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी होती है, ये सब हमारे पास नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे स्कोप में नहीं आती। बात समझ में आई? देखो ज़रा पढ़ के, पढ़ लिया? पढ़ लिया? पहला क्या है? सिर्फ कीवर्ड्स बोलना। कौन सी चीजें हम, अरे मेरे को तो बोलने दो, कौन सी चीजें हम परफॉर्म नहीं करते? दैट आर आउटसाइड द डोमेन ऑफ आवर कॉम्पिटेंस। दूसरा, वी आर नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑडिट इज नॉट एन। ठीक है जी। स्कोप ऑफ ऑडिट इंक्लूड करता क्या है? क्या क्या चीजें आती है इसमें? 3 चीजें। पहला, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। दूसरा, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तीसरा, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक चीज और थी, इवैल्यूएट सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है जी, मैडम बोल लिया करो, याद रहेगा, नहीं बोलोगे तो याद नहीं आएगा। फिर स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड में क्या क्या चीजें हैं? पहला, वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज दैट आर आउटसाइड द डोमेन ऑफ आवर कॉम्पिटेंस। फिर
आर नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एंड तीसरा, और इट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या थे ऑडिटर के? दो ऑब्जेक्ट, पहला तसल्ली लेना, तसल्ली लेना इज टू ऑब्टेन अब मैं तुमसे पूछूंगा एक चॉकलेट वाला सवाल, तो जो बच्चा उस सवाल का सही जवाब देगा उसको कल मिलेगी चॉकलेट। हालांकि मैं कल भी लाया था तुम्हारे लिए चॉकलेट, लेकिन क्लास में आधे बच्चों ने चीज़ें पढ़ी हुई थी, आधे बच्चों ने नहीं पढ़ी थी, तो फिर वो चॉकलेट मैंने खा ली। अब तुम्हारे लिए मैं कल लेगा। तो अब जो बच्चा सही सवाल का जवाब देगा उसको मिलेगा चॉकलेट कल। हम कौन सी एश्योरेंस लेते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है, उससे ऊपर होती है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज 100% गारंटी कि भैया जो मैंने बोल दिया वही है, सही तो सही, गलत तो गलत, जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल सही। ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंसेस कि मैं आपको 95% तसल्ली के साथ बता दे रहा हूं कि सही है, कुछ 5% रिस्क है, कुछ हो सकता है कि मुझसे छूट गया, लेकिन 90% यानी कि एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस मैं आपको दे रहा हूं। फिर आती है मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, विच इज 50-60% ऑफ एश्योरेंस कि यार बहुत ज्यादा तसल्ली नहीं है, लेकिन ठीक है जो मैंने देखा ना उसमें कोई दिक्कत लगी नहीं हमें। फिर आती है लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, विच इज 10-20% ऑफ द एश्योरेंस। ठीक है, तो ये 4 लेवल हैं हमारी एश्योरेंस के। हम कौन सी एश्योरेंस देते हैं? एक ऑडिटर देता है रीजनेबल एश्योरेंस, विच इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट। बोलो मेरे साथ, रीजनेबल इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट। अब मुझे बता दो कि इसमें क्या गलती है। इसमें कुछ तो गलती है जो तुम्हारी नजरों से छूट गई। परसेंटेजेस ठीक है, परसेंटेजेस में कोई गलती नहीं। हाँ, दे तो कोई सही नहीं सकता, देता तो सिर्फ रीजनेबल है। ठीक है, लेकिन गलती कुछ और है। ये एश्योरेंस के लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, मैंने आपको ये बता। ठीक है, तो रीजनेबल की डेफिनेशन है कि इट इज हाई लेवल बट नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, देखो इसमें गलती क्या, क्या हार मान ली? ला दे चॉकलेट दे फिर। बिग ब्रेन्स, स्पेलिंग मिस्टेक ही पकड़ ले भाई तू। मेरे को नहीं मैडम, उसको देखो उधर गलती है। ठीक है वो छोड़ दो, वो ऐसे ये कोई सेंस नहीं है। ठीक है, नो एश्योरेंस इज नॉट समथिंग, और ढूंढो कुछ और। हाँ नहीं नहीं नहीं, ढूंढो ढूंढो। हाँ बताओ मैडम, खड़े होकर बताओ इनको। लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, हाँ तो देखो लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, क्या नाम है मैडम आपका? वंशिका। क्या क्या क्या? हाँ कल मैं ला के दूंगा चॉकलेट भाई।
लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। सोचो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई मेरे को खुद तो पता नहीं है लेकिन फिर भी मैं तेरे को तसल्ली दूंगा। लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, क्या ये शब्द एग्जिस्ट करना चाहिए? इसका कोई सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये गलती थी इसमें कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। क्या ये बात याद रखोगे जीवन भर? चॉकलेट छूट गई तुम्हारी, बताओ, कोई बात नहीं। हाँ तो 10 से 20% को आप अश्योरेंस थोड़ी बोलोगे, उसको तो सेल्फ डाउट बोलोगे, है ना? तो दिस इज नॉट अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब ही क्या है? तसल्ली देना। तो आपको खुद ही तसल्ली नहीं है तो आप किसी और को तसल्ली कैसे दे सकते हो? ठीक है, तो देयर आर ओनली 3 लेवल ऑफ अश्योरेंस। पहला इज एब्सोल्यूट, दूसरा इज रीजनेबल एंड तीसरा इज मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। याद रखोगे इसको। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। हम रीजनेबल अश्योरेंस क्यों देते हैं? हम 100% अश्योरेंस क्यों नहीं देते? तुम्हें पे 2 जवाब हैं कि झूठे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए जो हम पता नहीं लगा सकते। आपने क्या बोला? वही वाली चीज, तीनों चीज कि अगर उसने फेक डॉक्यूमेंट दे दिए तो सर वी आर नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हम पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, एक रीजन इसका ये भी है कि हम है ना सैंपल बेस पे काम करते हैं। आज के टाइम में HDFC बैंक है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डेली की लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होती होंगी। रिलायंस में इतनी सारी चीजें हैं, डेली की लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होती होंगी, तो क्या हम उसको सारी चीजों को चेक कर पाएंगे? क्या कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम सैंपल बेसिस पे चेक करते हैं, और सैंपल पे जब चेक करते हैं तो हो सकता है कि भैया जो गलती वाले सैंपल हो वो शायद हमारे सैंपल में पकड़ में ना आए, जो गलती वाली ट्रांजेक्शन हो वो हमने सैंपल में ली ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए भी हम देते हैं रीजनेबल अश्योरेंस। देखो जी, हाथ ऊपर करो जैसे मैंने कर रखे हैं, ऐसे नहीं करने हैं ऐसे करने। कुछ कमियां हैं अकाउंटिंग के प्रोसेस में, बोलो मेरे साथ। कुछ कमियां हैं ऑडिटिंग की प्रोसेस में। ठीक है, तो कुछ कमियां अकाउंटिंग के प्रोसेस में, कुछ कमी है ऑडिटिंग के प्रोसेस में। दोनों ही में कुछ कुछ कमियां हैं, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता जाऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि यार इसीलिए भी हम 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते और इसीलिए भी हम 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते। मैंने कहा सैंपल बेसिस पे हम चेक करते हैं। तो सोहानी इधर से बोली कि सर क्यों सैंपल बेसिस पे क्यों चेक करेंगे? मैं तो पूरा चेक करूंगी और मैं दूंगी एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ये अब सोहानी नहीं, सीए सोहानी बन चुके हैं और ये अंबानी जी के सामने कैबिन में बैठी है पैर पे पैर रख के कि अंबानी जी सारे सीएस आपको रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं लेकिन मैं आपको 100% एश्योरेंस दूं। ठीक है, अंबानी जी का सीएस साहब बहुत बढ़िया, आप करो चेकिंग करो आराम से अपना काम करो, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। अब रिलायंस में कितनी सारी ट्रांजेक्शन होती है, हजारों करोड़ों ट्रांजेक्शन होती है, तो अब सोहानी ने क्या करा, 100% चेकिंग करनी है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस देनी है, तो लोग भी लगेंगे। तो इसने 10,000 आर्टिकल्स हायर कर लिए, 10,000 सीएस हायर कर लिए और सबको बोला साथियों आक्रमण। लोगों ने जाके मैनेजमेंट के हाथों से डॉक्यूमेंट्स छीन लिए, सब कुछ छीन लिया और चेकिंग करनी चालू करी। ठीक है, 4 महीने लगा के एक एक ट्रांजेक्शन इसने चेक करा डाली और अब फिर से ये अंबानी जी की कुर्सी पर जाके बैठी सामने कि अंबानी जी देखा मैंने कहा था ना 100% एश्योरेंस, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, आपकी एक भी ट्रांजेक्शन में गलती नहीं है, ज्योति हमने ठीक करा दी, अब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम चकाचक है। अंबानी जी कह रहे बहुत बढ़िया, क्या बात है, ऐसी तो एश्योरेंस आज तक किसी ने दी ही नहीं। अब अंबानी जी फिर कुछ सवाल पूछेंगे कि बताओ सीए साहब सेवा पानी। इसने कहा हमारी ऑडिट फीस हुई 1500 करोड़ रुपए, अब इतने लोग लगाए हैं तो फीस भी लेंगे। अंबानी जी ने पैर पकड़ लिए कि मैडम इतनी तो मेरा प्रॉफिट नहीं था, इतनी आपने फीस बता दी है, होगा कि नहीं होगा? इतने लोग लगाएंगे तो पैसे देने पड़ेंगे, इतनी फीस बताएंगे तो कंपनी आपको अगली बार से ऑडिट नहीं देगी। तो अब क्या करें? क्या हम 100% चेकिंग कर पाएंगे? क्या कह रहे हो? हाँ एक तेज बोलते हैं, सुना इनको। हाँ रीजनेबली ठीक है फिर तो। क्या आता है? अच्छा तो वो सुहानी बना ना? अच्छा मैं कल से सुहानी सुहानी बोल रहा हूँ ना। चलो आपने मेरे को करेक्ट भी नहीं किया एक बार भी।
अब सुहानी का ये प्लान तो फेल हो गया। इसको लगा कि यार अगर मैं इतने सारे लोगों को हायर करूंगी तो अंबानी जी अगली बार से ऑडिट नहीं देंगे। तो अब सुहानी क्या करना चाहिए? सुहानी अभी भी अपनी जिद पर अड़ी है कि नहीं भैया देंगे तो 100% अश्योरेंस ही, एब्सोल्यूट अश्योरेंस ही। हमको अपना नाम करना मार्केट में कि एक ही तो सी है जो 100% अश्योरेंस देती है। क्या करना चाहिए? तरकीब निकाला। अब आप 10,000 लोग तो हायर नहीं कर सकते, क्या करें सुहानी बताओ? सुहानी ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, 10 आर्टिकल हायर करते हैं, 10 सीएस हायर करते हैं, इतनी तो फीस अंबानी जी अफोर्ड कर लेंगे। तो इसने उनको नौकरी पर रखा और उनको कहा कि भैया दिन रात लगाओ लेकिन ट्रांजैक्शन एक एक चेक होनी चाहिए। तो अब वो लोग काम कर रहे हैं, रोज आ रहे हैं, शाम को 6 बजे तक चेकिंग कर रहे हैं, फिर अपने घर जा रहे हैं। करते 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 अंबानी जी की 2020 की रिपोर्ट इन्होंने इशू करी है 2035 में। इन्वेस्ट मम्मी ने किया था, रिपोर्ट मिल रही बच्चे को कि बेटा मम्मी ने सही जगह इन्वेस्ट किया था। तो अब 2020 की रिपोर्ट 2035 में अगर सुहानी देगी तो क्या वो किसी काम की रहेगी? नहीं रहेगी। कोई फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ ही नहीं। तो इसीलिए हम 100% अश्योरेंस दे नहीं सकते, हमको सैंपल बेसिस पे चेक करना ही पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं बन पा रहा है ना। प्रैक्टिकलिटी आ ही नहीं पा रही है। या तो बहुत ज्यादा लोग हायर करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगी। और जैसे जैसे हम अपने इंफॉर्मेशन को डिले करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी रेलेवेंस कम होती जाती है। 2020 वाली रिपोर्ट 2021 तक सही है, 2022 तक भी चलो थोड़ी बहुत काम चला लेंगे, लेकिन उसके बाद से वो इररेलेवेंट होती जाएगी। 2035 में तो वो सिर्फ रद्दी में बेचने के काम आएगी। बात समझ में आ रही? तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है इंफॉर्मेशन की रेलेवेंस कम होती जाती है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो तो हो सकता है, और हम करते भी हैं बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में, जहां पर ट्रांजैक्शंस बहुत ही लिमिटेड होती है, टर्नओवर बहुत ही कम होता है। लेकिन समस्या ये आ जाती है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है ना तो वो आपको फीस भी कम देगी, और अगर आपका फीस कम देगी तो आप चाहोगे नहीं कि मैं वहां पर 2 महीने लगा के पूरी ऑडिट करूं, है ना। आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ती है। तो इसलिए वहां पर भी यूजुअली हम सैंपल बेस पे ही चेकिंग करते हैं। अब ये तो थी प्रैक्टिकल लिमिटेशन कि भैया हम सिर्फ सैंपल बेसिस पे चेक करते हैं। एक है लीगल लिमिटेशन। क्या हम मैनेजमेंट के कान के नीचे 2 लगा सकते हैं? क्या सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, सोफे फाड़ के, दीवार तोड़ के, एक्सेट्रा? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास लीगल पावर ही नहीं है। बात समझ में आई? तो हम फोर्स नहीं कर सकते, हम बस उससे प्यार से पूछ सकते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन दे दे, भाई वो इन्फॉर्मेशन दे दे। अगर वो मना करे तो हम शेयर होल्डर्स को जाके बता सकते हैं। सिर्फ हम अपनी ओपिनियन में चेंज कर देंगे कि भैया देखो ये फलानी इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दी नहीं, ठीक है, लेकिन हम जबरदस्ती छीन नहीं सकते। बात समझ में? तो कुछ लिमिटेशंस है, प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन। प्रैक्टिकल का मतलब वो सिर्फ सैंपल बेसिस पे चेक कर सकता है, लीगल का मतलब कि हमारे पास पावर नहीं है, हम फोर्स नहीं कर सकते मैनेजमेंट। तीसरा है फ्रॉड। अगर मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया होगा तो क्या इसीलिए किया होगा कि प्रज्ञा जी आएंगी कल को और फ्रॉड पकड़ के शेयर होल्डर को बता देंगी? हाँ कि ना? उन्होंने इसीलिए किया होगा कि भैया किसी को पता नहीं चले, है ना। तो मैनेजमेंट तो हर रोज काम कर रही है, बिजनेस चला रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, तो वो फ्रॉड करेगी तो बहुत ध्यान से करेगी। उसको पता है कि भैया ये बिल झूठा डालना है, इस आदमी को, इस आदमी का साइन चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। हर एक प्रोसेस को वो ध्यान से फॉलो करेगी। हाँ कि ना? और जब वो इतनी ध्यान से फ्रॉड करेगी तो हो सकता है कि वो आप पकड़ नहीं पाओ। हाँ कि ना? तो फ्रॉड अगर किया है तो वो भी एक कमी है। हम मुश्किल हो जाता है हमें, क्योंकि फ्रॉड इन्वॉल्व केयरफुली एंड सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइज्ड स्कीम। बहुत ध्यान से करी हुई, बहुत ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स के थ्रू फ्रॉड करते हैं लोग। 7-7 साल फ्रॉड चलाते हैं, 10-10 साल फ्रॉड चलाते हैं, फिर कहीं जाके उनका फ्रॉड पकड़ में आता है। सत्यम का फ्रॉड 7 साल से चल रहा है ना। एक बंदा था बर्नी मैडॉफ करके, उसने 10-10 साल तक फ्रॉड चलाया। एक कंपनी थी एनरोन करके, वो फ्रॉड करती गई, दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंपनी बन गई। इतने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड कर दिया उसने। हाँ, तो बहुत सारी कंपनीज, बायजूस रिसेंटली, बायजूस ने फ्रॉड करा था। फिर जब पता लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ चल रही है, उन्होंने अपने फाइनेंशियल से रिलीज नहीं करे, तो एकदम से नहीं पकड़ में आता, क्योंकि वो बहुत ध्यान से फ्रॉड करते कि कोई पकड़ ही ना पाए। और हो सकता है कि आप पकड़ नहीं पाओ, तो इसीलिए भी हम 100% अश्योरेंस नहीं दे सकते। फिर है फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, जो आप लोगों ने मेरे को पहले ही कहा था कि सर झूठे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, हम पता नहीं लगा पाएंगे कि सच्चा है कि झूठा है।
तो इसीलिए भी हम 100% डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते। मैं आर्टिकलशिप में गया था ऑडिट करने, मैंने कहा क्लाइंट को कि सर ये इसके बिल नहीं लगे हुए स्टैम्प वाले। वो मेरे को पता क्या कह रहा है कि कोई नहीं सर अभी लगवा देते हैं। तो उन्होंने कहा छोटू इधर आ, वो टेबल में स्टैम्प रखे हैं, निकाल के लगा। अब वो मेरे सामने स्टैम्प निकाल रहे, जीप से चिपका रहा उसके ऊपर और लिखा कि सर कितने का, एक जनरल एंट्री कितने के बताना, मैं भी डाल देता हूँ। ये एक्चुअल में हुआ मेरे साथ। मैं उसको देख रहा हूँ कर क्या रहा है। तो उसके बाकी भी स्टैम्प वाले ऐसे ही बिल थे जैसे उसने मेरे को बना के दिखाया। तो मेरे को क्या पता कि कौन सा सच्चा कौन सा झूठा है, नहीं पता लगेगा ना। तो अगर फ्रॉड है, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स है, तो हम नहीं पता लगा पाएंगे, इसीलिए हम 100% अश्योरेंस नहीं दे पाते। एंड लास्ट इज ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी। क्या होती है रिलेटेड पार्टी? सब्सिडियरी, होल्डिंग, एसोसिएट, कोई भी जान पहचान वाला, फैमिली मेंबर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर उसकी जान पहचान वाला कोई बंदा है, नवीन ने अपने किसी यार दोस्त को फोन करा, कह रहा भाई एक काम कर, खाली बिल भेज दे 100 करोड़ का, सामान मत भेजियो, और मैं तेरे को पेमेंट करा दूंगा कंपनी के खाते से, ठीक है। अब इसने तो पेमेंट करा दी और डाल दिया कि भैया हमने सर्विसेज ली थी, हमने कंसल्टेंसी सर्विस ली थी, हमने पेंट कराया था, हमने लेबर को बुलाया था, हमने कुछ भी करा था, इसने झूठे बिल डाल दिए। अब ऑडिटर अगर इसके यार दोस्त भाई बंधु से पता करने भी जाएगा तो वो तो यही बोलेगा हाँ सर मैंने सर्विसेज दी थी। तो ऑडिटर को पता ही नहीं चलेगा। रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो वो किस प्राइस पे हुई है, वो एक्चुअल में हुई भी है कि नहीं हुई है, खाली पेपर ट्रांजेक्शन है, ऑडिटर पता लगा ही नहीं सकता। बात समझ में आती है? तो इसीलिए भी ऑडिटर 100% अश्योरेंस नहीं दे सकता। ठीक है जी, हाँ जी, क्या क्या क्या, हाँ चांसेस, सुनो सुनो सुनो, कंपनी रिलेटेड पार्टी की सारी ट्रांजैक्शंस आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है। ठीक है जी, आपके पास और भी तरीके होते हैं ये पता लगाने के लिए कि वो रिलेटेड पार्टी है कि नहीं है। आपको रेगुलेटर के पास फाइल करना पड़ता है, आप इनकम टैक्स में दिखाओगे, आप बहुत सारी जगह उसका डिस्क्लोजर आता है। तो ऑडिटर दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स देखता है ना, तो वो ध्यान रखता है कि भैया कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस तो नहीं पता चलती कि कोई इसके रिलेटेड पार्टी है क्या। अगर रिलेटेड पार्टी है तो जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती है उसको बहुत ध्यान से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, चेक किया जाता है कि हर एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे मैनेजमेंट का या बोर्ड का अप्रूवल है या नहीं। हम हर एक चीज चेक करते हैं और स्टिल उसके बाद भी रिस्क रह ही जाता है कि भैया शायद वो झूठी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थी। 100% हम तसल्ली दे ही नहीं सकते। तो हर एक चीज को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। हाँ हाँ बोलना, तू बोला दो। हाँ हाँ हाँ, हाँ ऐसा कर सकते हैं, झूठी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन दिखा सकते हैं और लोग दिखाते भी हैं, और हमारे पास कोई तरीका नहीं है ये जानने का कि वो सच में दी गई थी कि नहीं दी गई। तो इसीलिए अब तुम पता ऐसे सोच रहे हो कि जैसे अंबानी जी, ठीक है, तो उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, एक सेकेंड ना, अगर मैं तुम्हें रिलायंस का बोर्ड दिखाऊं तो कुछ होते हैं टीसीडब्ल्यूजी, कुछ होते हैं मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया था टीसीडब्ल्यूजी होते हैं ऊपर वाले लोग, नीचे वाले लोग होते हैं मैनेजमेंट। देखो ये हमने डब्बा बना दिया टीसीडब्ल्यूजी का, ये हमने बना दिया मैनेजमेंट का, और कुछ लोग यहाँ आते हैं इंटरसेक्शन में जो टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट का भी रोल प्ले करते हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी। तुमने पता है, तुमने सुना है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करके कुछ होता है? तो मुकेश अंबानी क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन यानी कुर्सी वाला आदमी जिसकी कंपनी है, तो वो टीसीडब्ल्यूजी में आ गया। मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि जो डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी है, काम भी कर रहा है, तो वो मैनेजमेंट में भी आ गया। तो यहाँ पे आ गया अंबानी जी। अगर हम नीचे जाएं तो ये तीन छोटे छोटे बच्चे, ये क्या लिखा हुआ है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व नहीं है, है ना, तो ये किसका पार्ट बनेंगे?
TCWG का, है ना। और नीचे अगर हम आए, ये कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो ये तीनों बनेंगे पार्ट मैनेजमेंट का। और नीचे अगर हम आए तो यहां पर देखो क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 6 इनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यानी कि कंपनी में इन्वॉल्व नहीं है, काम नहीं कर रहा, तो वो कहां आएगा, TCWG में, है ना। तो जब भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से या फिर TCWG से अप्रूवल लिया जाता है। कंपनी के अंदर एक प्रोसेस होती है कि भैया आप देखो नीचे वाले लोग कहीं अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस तो नहीं कर रहे, फालतू में कंपनी के पैसे तो बाहर नहीं निकाल रहे, तो ये लोग अप्रूव करते हैं, सारी चीजें चेक करके तब ट्रांजैक्शन होती है, ऐसे नहीं होती। तो हम मैक्सिमम ये देख सकते हैं। और अगर TCWG सर फ्रॉड हुई तो फिर हुई, हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे ही नहीं सकते। बात समझ में आई। मैडम आपका सवाल कि सर क्या वो रिलेटेड पार्टी के डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन क्या वो चिट्ठी भेज के कंफर्मेशन ले सकता है कि सर आपसे सामान लिया था कि नहीं, हाँ इतना वो कर सकता है। उसके डॉक्यूमेंट्स मांगने का ऑडिटर के पास कोई अधिकार नहीं। सबको क्लियर है आप सारी चीजें, ठीक है जी। हाँ तो डॉक्यूमेंट्स तो हम देखेंगे ना, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स तो उसने लगा दिए, एक्चुअल में कोई ट्रांजैक्शन हुई है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा। डॉक्यूमेंट्स वो वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं कह रही थी, वो कहती कि उसके प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्स, कि उसने सामान बनाया भी है कि नहीं बनाया है, वो वाली चीजें कह रही थी वो। ये मैंने आपको बताया कि कुछ कमियां हैं ऑडिट की प्रोसेस में, फिर कुछ कमियां हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस में, जैसे कि हाँ कंपनी हमें सारी इंफॉर्मेशन देगी, लेकिन अगर हमें पता, अब तुमको पता है कच्चे में काम चलता है, 2 नंबर का काम चलता है ना सारी जगह। तो कोई भी छोटे बिजनेस में भी तुम जाओगे तो 2 बुक्स ऑफ स्टेटमेंट मेंटेन होते हैं, एक कच्चे में और एक पक्के में, है ना। अब ऑडिटर को पता है कि भाई कच्चे का हिसाब है इनके पास, लेकिन ऑडिटर अगर मांगेगा कि भाई अपना कच्चे का हिसाब दियो जरा चेक करूं, तो वो देंगे क्या, क्या बोलेंगे कि सर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हमें पता है कि ऐसा कुछ है, लेकिन वो देगा नहीं, तो हम कह नहीं सकते उसको कुछ। अब कल को इंफॉर्मेशन ईडी वाले आ गए, इन्वेस्टिगेशन वाले आ गए, उसने पकड़ लिया भाई तुम्हारा कॉलर कि तू था ऑडिटर, तू बता तेरे को पता ही नहीं चला इतना हिसाब है इनका। अब तुमको पता है कि हिसाब तो है लेकिन अगला दे नहीं रहा, है ना। तो इसलिए हम सब कुछ साइन करा के चलते हैं कि भाई तू सारी कि तूने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो पूरी है, ऑल इन्फॉर्मेशन है। तो हम रिपोर्ट देते टाइम भी साइन कराते हैं कि सर आपने हमें सब डिस्क्लोज कर दिया, क्योंकि वो छुपा के रख रहा है, वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। बात समझ में आई। तो हम फोर्स भी नहीं कर सकते, ये हमारी लीगल लिमिटेशन है, हम कॉलर पकड़ के निकलवा ही नहीं सकते उससे इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। फिर कह रहे कुछ कमियां हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस में, जैसे कि जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ढेर सारी जजमेंट्स लेती है, सब्जेक्टिव डिसीजंस, यानी कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, जैसे कि प्रोविजन बनाना, एस्टिमेट्स बनाना, है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर वारंटी लायबिलिटी, कि कितने लोग आएंगे कितने नहीं आएंगे पैसा मांगने, एटसेट्रा एटसेट्रा, दुनिया भर के प्रोविजन बनाते हैं और वो सब्जेक्टिव होते हैं। एक आदमी कह रहा है कि भाई 25% प्रोविजन बनना चाहिए, दूसरा कह रहा है 10% बनना चाहिए, और हम एज एन ऑडिटर किसी को भी चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि धंधा कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कर रही है, ऑडिटर तो कर ही नहीं रहा। तो मैनेजमेंट को पता होगा कि भैया वो डेटर अच्छा है कि खराब है, तो हमें मैनेजमेंट की बातों पे भरोसा करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एएस आपको ये नहीं बोलता कि भाई इस पे 5% प्रोविजन बनाइए और इस पे 10% प्रोविजन बनाइए, दैट इज ऑल सब्जेक्टिव। अगर मैनेजमेंट में 4 जने और चारों से अलग अलग रूम में ले जाकर पूछो तो शायद चारों अलग अलग जवाब दें, और चारों के ही जवाब अपनी अपनी जगह ठीक भी हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए कोई करेक्ट तरीका नहीं है कि भैया ये एस्टिमेट का नाम ही है एस्टिमेट, विच इज हिंदी में अगर ट्रांसलेट करो तो अंदाजा, उसमें श्योरिटी तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो सब्जेक्टिव डिसीजंस होते हैं, इसीलिए भी हम 100% तसल्ली नहीं दे सकते कि भैया जो 5% प्रोविजन है वो करेक्ट है ही। बात समझ में। लास्ट इज कंट्रोल्स मे नॉट हैव बीन ऑपरेटेड। मैंने आपको बताया कि मैडम गई ज़ारा में, जब लाइट गई थी टाइम देख के और सामान लेके आ गई, उन्होंने कंट्रोल्स लगाए थे। अब मैडम गई साल में किसी भी टाइम, ऑडिटर कब आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद,
कब बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? 31 मार्च को। 31 मार्च को पिछले साल में क्या हुआ उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। तो अब ऑडिटर को क्या पता कि साल भर में कब कंट्रोल फेल हुआ, कब कंट्रोल ऑपरेट नहीं हुआ, है ना। कंट्रोल का पर्पस ही क्या था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही बने। तो हो सकता है कि कंट्रोल्स ऑपरेट ना किए हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गलती रह जाए, तो वो भी एक कमी है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो सकते हैं, इसीलिए भी हम 100% अश्योरेंस नहीं दे सकते। बात समझ में आती? अब जरा मेरे साथ करो एक बारी, ऊपर कर लो हाथ, सीधे हो जाओ। पहला क्या था? कुछ कमियां हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस में और कुछ कमियां हैं ऑडिटिंग की प्रोसेस में। अकाउंटिंग की प्रोसेस में दो कमियां, पहला जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट की सब्जेक्टिव डिसीजन होते हैं और दूसरा कंट्रोल्स मे नॉट हैव बीन ऑपरेटेड कि साल भर में कंट्रोल्स हो सकता है काम नहीं किया। और तीन कमियां हैं ऑडिटिंग की प्रोसेस में। पहला है प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन। ठीक है जी, प्रैक्टिकल लिमिटेशन के नीचे लिखा हुआ है टेस्ट सैंपल्स ओनली कि वो सिर्फ सैंपल बेसिस पे चेक कर सकता है, 100% चीजें चेक नहीं कर सकता। लीगल लिमिटेशन में कैन नॉट फोर्स द मैनेजमेंट फॉर फुल इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। फिर है फ्रॉड एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स। फ्रॉड होगा तो हो सकता है कि वो पकड़ नहीं पाए क्योंकि बहुत ही केयरफुली ऑर्गेनाइज होगा। फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स हम एक्सपर्ट हैं ही नहीं ये जानने के लिए कि भैया डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। फिर है ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी की भाई बंधु यार दोस्त के साथ ट्रांजैक्शन होगी तो हमें नहीं पता लगेगा कि हो सकता है कि सिर्फ पेपर ट्रांजैक्शन हो। प्रैक्टिकल से एक एरो निकल रही है जो बोलती है टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम कि आपको अपने फाइनेंशियल्स को टाइमली रिपोर्ट करना होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है रेलेवेंस कम होती जाती है। बात समझ में आई? टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। लीगल लिमिटेशन है कि भैया दिस इज नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन अलग है, ऑडिट अलग। बात समझ में आती है? एंड लास्ट में फ्यूचर इवेंट्स कि कल को क्या होगा हम नहीं बता सकते। रिलायंस चल रही है, कल को एकदम से बंद हो जाए, हो सकती है। कोरोना में इतनी सारी, कोरोना से पहले इतनी सारी कंपनी चल रही थी, एकदम से कोरोना है, एकदम से कंपनी बंद हो गई। तो अब हमको क्या पता कि कल को क्या होगा? कोई बाढ़ आ गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी हो सकता है, कंपनी बंद हो सकती है ना। तो कल क्या होगा उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, ज्योतिष विद्या में नहीं सिखाई है। ठीक है जी, पढ़ के देखो एक बार इस चार्ट को शांति से, और फिर मैं ये पूरा चार्ट सुनूंगा तुम लोगों से। पढ़ लिया? हो गया याद? बोल के देखें, बताओ मुझे, हाथ ऊपर बोलो। कुछ कमियां हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस में। तुम्हें पता है अकाउंट्स को फाइनल में जाके एफआर बोलते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो बस अकाउंटिंग वही फैंसी शब्द में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोल देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्टिंग हम कैसे करेंगे, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो कुछ कमियां हैं अकाउंट्स की प्रोसेस में, कुछ कमियां हैं ऑडिटिंग की प्रोसेस में। अकाउंट्स की प्रोसेस में दो कमियां हैं, क्या? जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट। एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ, शांति से शुरू से शुरू करेंगे, साथ में बोलना। कुछ कमियां हैं अकाउंट्स की प्रोसेस में, कुछ कमियां हैं ऑडिटिंग की प्रोसेस में। अकाउंट्स की प्रोसेस में दो कमियां, पहली जजमेंट बाय मैनेजमेंट, एरो क्या लिखी हुई थी? सब्जेक्टिव डिसीजंस। दूसरा
कंट्रोल्स मे नॉट हैव बीन ऑपरेटेड। और 3 कमियां हैं ऑडिटिंग की प्रोसेस में। पहला, प्रैक्टिकल एंड, प्रैक्टिकल के नीचे ब्रैकेट में क्या था कि हम सैंपल बेसिस पे टेस्ट करते हैं। समझ में आ गया क्यों? लीगल लिमिटेशन के नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा था? कैन नॉट फोर्स मैनेजमेंट फॉर फुल इंफॉर्मेशन। प्रैक्टिकल लीगल लिमिटेशन, फिर फ्रॉड और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स। फ्रॉड में हो सकता है केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड एंड सोफिस्टिकेटेड स्कीम्स हो, ध्यान से कराओ, नहीं पकड़ पाए। फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, हम डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेशन में एक्सपर्ट है नहीं। और तीसरा, ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी। प्रैक्टिकल से क्या निकल रहा था? क्या टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। दोबारा से, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। लीगल से क्या निकल रहा था? क्या नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और फिर घड़ी के साथ फ्यूचर इवेंट्स की कल को क्या होगा हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है जी। अब एक बारी जरा फिर से बताओ क्या थी 2 चीजें? कुछ कमियां हैं अकाउंटिंग के प्रोसेस में, कुछ कमियां हैं अकाउंटिंग के प्रोसेस में। 2 कमियां, पहली जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट और सब एरो में क्या लिखा हुआ था? सब्जेक्टिव डिसीजंस। दूसरा, कंट्रोल्स मे नॉट हैव बीन ऑपरेटेड। आओ जरा इसको पढ़ के देखते हैं। कह रहा है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, कि कुछ कमियां हैं ऑडिट में जिसकी वजह से हम 100% अश्योरेंस नहीं दे सकते। द प्रोसेस ऑफ ऑडिट सफर्स फ्रॉम सर्टेन इनबिल्ट लिमिटेशंस ड्यू टू विच एन ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्या होता है? जो कि हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, है ना। एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं ले सकता दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। पहला कह रहा है कुछ कमियां हैं अकाउंटिंग के प्रोसेस में, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। 2 कमियां थी। पहली कौन सी कमी थी? जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट। कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम मैनेजमेंट बहुत सारी जजमेंट लगाती है। जजमेंट्स में सब्जेक्टिव डिसीजंस होते हैं, है ना, और एक डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होती है कि भैया ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि बैड डेट, हमें नहीं पता, हमें लग रहा है कि भैया वो पैसे दे देगा लेकिन वो डूब गया, तो हम नहीं बता सकते। डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा लगाना है कौन सा नहीं, मैनेजमेंट की सब्जेक्टिव डिसीजन है, उसके ऊपर है। ठीक है जी। और दूसरा क्या था? कंट्रोल्स मे नॉट हैव बीन ऑपरेटेड टू प्रोड्यूस रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ड्यू टू देयर ओन लिमिटेशन। कंट्रोल ही काम नहीं किया। कंट्रोल में भी ऐसा नहीं होता कि हमने कंट्रोल लगा दिया तो 100% सही होगा ही होगा, उसकी भी अपनी लिमिटेशंस होती है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे कि कह रहा है कल्यूजन बिटवीन परचेज डिपार्टमेंट्स एंड गुड्स रिसीविंग सेक्शन। बैंक में गए तुम लोग, एसबीआई में गए कोई? सरकारी बैंक में होता है, एक काउंटर पे भेजते हैं, फिर दूसरे पे भेजते हैं, फिर तीसरे पे भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? जिसको तुम पैसे जमा कराते हो, मतलब हर एक चीज के लिए ना अलग अलग काउंटर ना होता है। बीकानेर में गए, बीकानेर में तो तुमने कचौड़ी ऑर्डर करी तो पहले क्या बोलता है? टोकन ले लो जाके, है ना। तो तुम एक जगह से टोकन लेते हो, कचौड़ी मिलती है दूसरी जगह से, वो भी टाइम पास कर रहे हैं? नहीं। कह रहा हाँ, सब तेरे जैसे होता है बस कि चलो शाम को निकलते टाइम पास करके आएंगे। वो सिस्टम क्या है? वो है कंट्रोल। अब बीकानेर की ब्रांच जिसने खोल रखी है वो खुद तो वहां बैठ नहीं रहा, कोई और को बैठा रहा है, तो पैसे जिस बंदे को दिए उसी ने कचौड़ी दे दी, तो हिसाब कौन रखेगा? इसलिए एक बंदा टोकन लेने वाला होता है और एक बंदा कचौड़ी देने वाला होता है, ताकि हिसाब में कोई गड़बड़ी ना हो। जितनी कचौड़ी बिकी उतनी वो हमें बता दे। बात समझ में आई? ठीक है जी। तो ये होते हैं कंट्रोल्स। हो सकता है और अगर वो दोनों ही मिली बात कर ले कि भाई टोकन दे दूंगा, उधर से कचौड़ी दे दियो, शाम को हिसाब में हम दोनों मिलकर थोड़ी गड़बड़ी कर लेंगे, आधे आधे पैसे रख लेंगे, है ना। कह रहा हुआ ये आइडिया सही है, सीए क्यों करने आया मैं। कल्यूजन होगा तो आपके कंट्रोल्स की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो इसलिए हो सकता है कि भैया कंट्रोल्स ऑपरेट ना क्यों और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने ही गलत हो। इसीलिए ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है। पहली वाली लाइन में ये बोल रहा है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। और कंट्रोल्स लगाने की जिम्मेदारी किसकी है?
मैनेजमेंट की, ऑडिटर की नहीं है। मैनेजमेंट चाहेगी, मैंने कल भी समझाया था कि मैनेजमेंट चाहती है कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने, ऑडिटर से भी ज़्यादा मैनेजमेंट चाहेगी क्योंकि उनका बहुत पैसा लगा होता है कंपनी में, ठीक है। तो ये कह रहा है वन ऑफ द प्रेमाइसिस, प्रेमाइसिस क्या था, responsibilities of management है ना, one of the premises for conducting an audit is that management acknowledges its responsibility of preparation of financial statement, कि मैनेजमेंट मानती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना उनकी जिम्मेदारी है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, एंड उनकी जिम्मेदारी है इंटरनल कंट्रोल्स लगाने की। बात समझ में आती, ठीक है जी। पढ़ के देखो जरा इसको पूरा। पढ़ लिया तो समझ में आ गया। अकाउंटिंग प्रोसेस में दो चीजें, पहला कुछ कमियां हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस में, पहला जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट एरो के साथ सब्जेक्टिव डिसीजंस, और दूसरा कंट्रोल्स मे नॉट हैव बीन ऑपरेटेड। यही दो बातें इसमें लिखी हुई हैं। फिर क्या था, कुछ कमियां हैं ऑडिटिंग की प्रोसेस में। पहली प्रैक्टिकल के नीचे क्या था, सैंपल बेसिस पे टेस्ट करोगे, और लीगल के नीचे कैन नॉट फोर्स दी मैनेजमेंट फॉर फुल इंफॉर्मेशन। देखो जी, कह रहे हैं कुछ कमियां हैं ऑडिट की प्रोसेस में। ऑडिटर अपना काम करता है, एविडेंस लेता है ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल और कुछ लीगल लिमिटेशन है। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है कि वो सारी ट्रांजेक्शन्स को टेस्ट नहीं कर सकता, सारे बैलेंसेस को टेस्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ सैंपल टेस्ट करके अपनी ओपिनियन बनाता है, हाँ कि ना। लीगल लिमिटेशन क्या है, लीगल लिमिटेशन क्या है कि वो फोर्स नहीं कर सकता मैनेजमेंट को टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है ना। जो भी वो मांगेगा हर एक चीज वो दे दे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर नहीं दी जाती तो वो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट कर सकता है कि भैया मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ठीक है जी। तो हो सकता है कि मैनेजमेंट उसको सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे। दूसरा क्या था, प्रैक्टिकल और लीगल के नीचे फ्रॉड और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट। कह रहा हो सकता है मैनेजमेंट में डिसऑनेस्ट लोगों, चोरों, और मैनेजमेंट खुद ही फ्रॉड में इन्वॉल्व हो। इट मे बी एंगेज इन कंसीलिंग फ्रॉड, कंसीलिंग मतलब छुपा देना, कि वो फ्रॉड छुपा के करेगी अगर करेगी तो, है ना। डिजाइनिंग सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स, बहुत ही ध्यान से उसने स्कीम्स को बनाया होगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्कीम्स बनाई होंगी और फिर फ्रॉड करा होगा। विच मे बी हार्ड टू डिटेक्ट बाय द ऑडिटर। इट मे प्रोड्यूस फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स। दूसरा था फ्रॉड और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, तो वो झूठे डॉक्यूमेंट्स लगा सकती है जिससे कि उसको लगे कि भैया ये डॉक्यूमेंट वैलिड है। हाउएवर ऑडिटर तो डॉक्यूमेंटेशन की ऑथेंटिकेशन में एक्सपर्ट है ही नहीं, देयरफॉर he may lead to accept invalid evidence on the basis of unauthentic documentation। बात समझ में आती है, ठीक है जी। लास्ट में क्या था, ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी। तो कह रहे हैं एंटिटी शायद रिलेटेड पार्टी के साथ कुछ ट्रांजेक्शन्स करी हो, वो ट्रांजेक्शन्स हो सकता है सिर्फ पेपर ट्रांजेक्शन और एक्चुअली में अकल हुई ही ना हो, तो ऑडिटर उनके बारे में पता नहीं लगा पाएगा। शायद ऑडिटर को रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप के बारे में पता ही नहीं होगा और इसीलिए वो गलत ट्रांजेक्शन्स को पकड़ नहीं पाएगा। बात समझ में आती, पढ़ के देखो जरा इसको। अभी जितने भी लाल वाले कीवर्ड्स हैं वो तो तुम्हें आ गए हैं, आगे पीछे की लैंग्वेज तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। ध्यान बस इतना रखना कि भैया सेंस सेम बनना चाहिए, लिख क्या रहे हो वो मतलब वही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि लिख दिया कीवर्ड और आगे पीछे तेरा 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 से वो नहीं चलेगा, ठीक है। सीए का पेपर है, बीकॉम का नहीं है। प्रैक्टिकल लीगल लिमिटेशन, लीगल और प्रैक्टिकल में क्या है, डज नॉट टेस्ट ऑल ट्रांजेक्शन। लीगल में क्या है, मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। डिसऑनेस्ट पीपल, फ्रॉड, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स। ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी मे बी ओनली पेपर ट्रांजेक्शंस। पढ़ के देखो इसको पूरा।
पढ़ लिया। प्रैक्टिकल से एक एरो निकल रहा था विच वाज, नहीं प्रैक्टिकल के नीचे था टेस्ट सैंपल्स ओनली, एक एरो निकल रहा था टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। देखो कह रहे टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है इंफॉर्मेशन की रेलेवेंस कम होती जाती है। और ऑडिटर क्योंकि हर एक मैटर को चेक नहीं कर सकता, तो एक बैलेंस लाना जरूरी है कि कितना आप इंफॉर्मेशन पर रिलाय करते हो और कितना कॉस्ट उसकी लग रही है। आप बहुत ज्यादा कॉस्टिंग भी इंक्रीज नहीं कर सकते रिलायंस के चक्कर में, तो आपको एक बैलेंस फाइंड करना जरूरी है। लीगल से एक एरो निकल रही थी विच वाज नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ऑडिट कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसीलिए भी वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। एंड लास्ट में घड़ी के साथ क्या था, फ्यूचर इवेंट्स। कह रहा है फ्यूचर और इवेंट्स और कंडीशन एक एंटिटी को एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं। जियो के आने से पहले दुनिया भर की कंपनीज थी, डोकोमो, वीडियोकॉन, है ना, एयरसेल एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे ही जियो आया इतनी सारी कंपनीज बंद हो गई। तो कल को कुछ भी ऐसा हो सकता है। चैट जीपीटी के बारे में सुना है तुमने? तो इतने सालों से गूगल चल रहा था, इतनी मैसिव कंपनी थी, चैट जीपीटी आया, गूगल पे सर्च बहुत कम हो गए, अब लोग चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, है ना। तो कल को कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ सकती है और आपकी पुरानी टेक्नोलॉजी एकदम से आउटडेटेड हो सकती है। नोकिया पूरी दुनिया में राज करता था, सारी दुनिया में नोकिया के वर्ड स्मार्टफोन्स बिकते थे। फिर एक दिन सैमसंग आया अपने टच वाले फोन लेके, और नोकिया आउट ऑफ बिजनेस ही हो गया, वो आज तक रिवाइव नहीं कर पाया। तो कल को कुछ भी हो सकता है, उसका हम नहीं बता सकते। एडवर्स इवेंट्स में सीरियसली अफेक्ट एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस। बिजनेस में सीज टू एग्जिस्ट इन अ फ्यूचर डेट, बंद हो सकता है ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, कोई नए बिजनेस मॉडल के आ जाने से, है ना, या और भी किसी एडवर्स इवेंट्स की वजह से। ठीक है जी, तो फ्यूचर इवेंट्स का भी हम नहीं पता लगा सकते। देखो इसको पढ़ के एक बार। पढ़ लिया? जरा मुझे बताओगे अब एक बारी क्या था उस चार्ट में। सबसे पहले कुछ कमियां हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस में, कुछ कमियां हैं ऑडिटिंग की प्रोसेस में। अकाउंटिंग की प्रोसेस में दो कमियां, जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट, जिसमें कीवर्ड क्या था, सब्जेक्टिव डिसीजंस। दूसरा, कंट्रोल्स मे नॉट हैव बीन ऑपरेटेड। कुछ कमियां हैं ऑडिटिंग की प्रोसेस में। क्या कमियां हैं? प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन। प्रैक्टिकल के नीचे टेस्ट सैंपल ओनली, लीगल के नीचे कैन नॉट फोर्स मैनेजमेंट फॉर फुल इंफॉर्मेशन। फिर फ्रॉड एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स। एंड लास्ट में ट्रांजेक्शन्स विद रिलेटेड पार्टी। प्रैक्टिकल से एक एरो निकल रही थी, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। लीगल से एक एरो निकल रही थी, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और घड़ी के साथ फ्यूचर इवेंट्स। सारी हेडिंग्स, सारे कीवर्ड्स हो गए यार। ठीक है जी, आओ जरा आगे चलते हैं। सीए क्यों ली थी तुम लोगों ने? सीए में क्यों आए थे? क्यों ली थी भाई सीए? ऐसी ऐसी तो नहीं ली थी, बता क्यों ली थी? क्या क्या सुना था, लड़की अच्छी मिलती है सीए करने के बाद? पूरा भरोसा नहीं मिलेगी। हाँ, देख कितना खुश हो रहा है, खुशी छुपाए नहीं छुप रही भाई की।
लड़की ढूंढने से पहले क्या मिला जाते हैं? 36 गुण, है ना? सीधा हो गया भाई। कितने गुण है सर आप में? तो उनको पता है कि ऐसे ऐसे लड़के हैं जिनमें गुणों की कमी है, तो उनने अपनी किताब में पहले ही डाल दिया कि भैया देखो ऑडिटर बन जाएगा तो उसमें कुछ तो क्वालिटीज हो जाती हैं अपने आप ही डिग्री आने के साथ, ठीक है? तो अब इन्होंने यहाँ पे 36 गुण ले गए पूरे गिन के, ताकि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़े। इसको चुपचाप याद कर लेना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। पहला देखो कह रहा है क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर क्या होती हैं। अब मुश्किल मुश्किल से वर्ड डालें ताकि इंप्रेस करा जा सके, फ्रॉन्ट करा जा सके। पहला टैक्ट। टैक्ट क्या होता है? अबिलिटी टू डील विद पीपल विदाउट ऑफेंडिंग और अपसेटिंग देम। चतुराई के साथ लोगों से बात करना। मैं ईवाई में था, आर्टिकलशिप में काम करता था, तो जिस भी क्लाइंट पर जाओ ना उसके यहाँ पे 9 to 5 का कल्चर होता है कि 5 बजे छुट्टी या 6 बजे छुट्टी। ईवाई में ऐसा कुछ नहीं होता है, बिग फोर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे जब तक मन करा काम कराते हैं, फिर जब थक जाते हैं तो छुट्टी हो जाती है, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि भाई 5 बजे हो गए तो छुट्टी हो गई। तो अब हम काम कर रहे हैं क्लाइंट के यहाँ पे, मैं मैडम के पास गया हूँ, 5 बज रहे हैं, मैं मैडम के पास गया हूँ वहाँ क्लाइंट पे कि मैडम ये फलाने फलाने डॉक्यूमेंट्स दे दो। मैडम ने कहा सर वो देखो। मैंने कहा क्या? कह रही घड़ी में कितने बज रहे हैं? मैंने कहा 5 बज रहे हैं। तो कह रही कल आना, अब नहीं मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स। मैंने कहा मैडम आप कंप्यूटर के सामने बैठो, कंप्यूटर खुलाओ, बस एक फाइल मेल करनी है, कर दो। कह रही सर उधर देखो कितने बज रहे हैं। मैंने कहा दे दो मैडम प्लीज़। कह रही सर अब तो कल मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स। मैं आ गया भाई वापस, मैंने अपनी टीम को बोला कि भाई कल मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स। अब वो नहीं दे रही है, कंप्यूटर खुलाओ बैठिए बातें करिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रही। तो फिर मेरा सीनियर गया, वो गया है, उसने डॉक्यूमेंट नहीं मांगी। कह रहा और मैडम कैसे हो? मैडम कह रही सर बहुत बढ़िया। कह रहा है मैडम आपका बॉस कैसा सा, इतना खड़ूस सा, फालतू में बकवासें करता रहता है। अब वो मैडम के साथ चुगली कर रहा है उसके बॉस की कि आपका बॉस ऐसा है, आपका बॉस वैसा है, फालतू में ये चीज़ें कर दी। मैडम कह रही सही कह रहे हो सर, मेरे साथ भी ऐसा ही करता है, ये करता है वो करता है। अब वो दोनों बातचीत कर रहे हैं, 15 मिनट तक उन्होंने अपने बॉस की चुगली करी है। फिर सर ने कहा कि मैडम अगर वो डॉक्यूमेंट्स दे दो तो एक कल मेरे पे चिल्लाएगा नहीं। मैडम कह रही लो सर बिल्कुल, डॉक्यूमेंट क्यों नहीं देंगे, अभी देंगे। तो ये क्या था? उन्होंने चतुराई के साथ मैडम से बात करी और अपना काम निकाल लिया। ये कह रहा है कि ऑडिटर में चतुराई के साथ बात करने की कला होनी चाहिए, ध्यान से बात करनी है, फर्मनेस होनी चाहिए, अपने डिसीजन पे अडिग रहना चाहिए, बात बात पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, डिस्क्रिशन कि अपने डिसीजंस खुद ले सके, किसी के कहने पे नहीं, मैनेजमेंट के कहने पे नहीं, अपने डिसीजंस खुद ले सके। इंडस्ट्री के बारे में उसको पता होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए, दिमाग में कुछ भी नहीं चलना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। ये सिर्फ कुछ क्वालिटीज़ हैं ऑडिटर की। जरा बताओगे मुझे कौन सी कुछ क्वालिटीज़ है तुम? कॉशन, फर्मनेस, गुड टेम्पर, इंटेग्रिटी, डिस्क्रिशन, बस ये सारी इन्होंने क्वालिटीज लिख दी। अभी कहने की ये तो सिर्फ कुछ क्वालिटीज हैं, और भी हैं, जैसे कि शाइन ऑफ कल्चर फॉर अटेनिंग ग्रेट हाइट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी, प्लस में इंडिपेंडेंस कि वो किसी की बातों में नहीं आए, है ना, एक ट्रस्ट की पोजीशन होल्ड करता। अब मान लो कल को विजय माल्या आए वापस और कहे कि मैं साहब तुम्हारा ऑडिटर बनूंगा, मैं तुमको बताऊंगा कि कंपनी ने फ्रॉड किया है कि नहीं किया, तो क्या तुम उस पर भरोसा कर पाओगे? तो ऑडिटर एक ट्रस्टवर्दी इंसान होना चाहिए, उसमें बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए, और उसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो तुम आर्टिकलशिप करते हो और एजुकेशन तो मिलनी चाहिए ही चाहिए, वो तो बेसिक, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं अकाउंटिंग की भी बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? चेक करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अकाउंटिंग तो आनी चाहिए, है ना। अकाउंटिंग इन ऑल इट्स ब्रांचेस, जितनी भी तरह की अकाउंटिंग है, जैसे कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना, तो अकाउंटिंग और उसके ब्रांचेस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इज अ सिन कॉनन। सिन कॉनन क्या होता है? इनएविटेबल, यानी कि अनिवार्य, फंडामेंटल। ऑडिट करने के लिए सब तो जरूरी है ही, उसको सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सारी टेक्निक्स आनी चाहिए। बात समझ में? तो ये ऑडिटर की क्वालिटीज हैं। कह रहा सारी वो क्वालिटीज, पर्सनल क्वालिटीज जो एक अच्छे बिजनेसमैन में होती हैं, वही एक ऑडिटर में भी होनी चाहिए। पढ़ के देख लो इसको। अब इसको तुम अपनी इंस्टाग्राम बायो में अपडेट कर सकते हो कि वी हैव शाइन ऑफ कल्चर, हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी, वी होल्ड ए पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा।
पढ़ लिया, बढ़े आगे। कोस्टिंग का भाई नए बच्चों का डेमो था, कोस्टिंग की क्लास नहीं थी। एक मिनट जी, एक मिनट। हाँ जी, क्या कह रहे हो बताओ, एक एक करके बोलो। छुट्टी कर दो और कितनी देर और पढ़ा दो? 5 बजे तक। हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ एक टॉपिक और पढ़ेंगे, फिर हम छुट्टी कर देंगे, ठीक है? अरे छोटा है यार भाई, मैं चीटर आदमी नहीं हूँ। आई हैव हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटेग्रिटी। अभी पढ़ेगा। छोटा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। वो मेरे को याद नहीं कराना है तुम्हें, वो तुम खुद याद कर लोगे, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं याद नहीं कराऊंगा। वो मैं तुम्हें समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा, ईजी टॉपिक है, ठीक है? तो अभी हो रहे हैं 35, 10 मिनट के अंदर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर मैं तुमसे एक बारी सारी चीज़ें सुनूंगा और फिर तुम घर चले जाना, ठीक है? पढ़ाऊंगा उसके बाद कुछ नहीं। देखो जी, अगला है रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद डाइवर्स सब्जेक्ट्स। मैंने तुम्हें कल बताया था कि कुछ कुछ चीज़ें मैंने ब्लू में कर रखी है। क्या मतलब था उसका? कि वो ज़्यादा काम की है नहीं, तो उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना, देख जाना, वैसे याद करने की इतनी ज़्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है? ये कह रहा है ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, क्या हमको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए? हाँ के ना? तो बस वही वाली बातें बता रहा है। कह रहा है हम करते क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करते हैं, जो कि रिजल्ट है ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस का। इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो हमें आने ही चाहिए। एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ताकि हम ऑडिट कर पाए, ओपिनियन दे पाए। इसमें कुछ मुश्किल था? ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन, क्या तुम कोस्टिंग पढ़ते हो? कोस्टिंग में तुम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, बेसिकली प्रोडक्शन कैसे होती है, उसकी कोस्टिंग कैसे निकालते हैं वो जानते हो। तो कल को तुम ऑडिट करने जाओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए ना इन्होंने कोस्टिंग सही लगाई है, उसके लिए प्रोडक्शन अकाउंट्स चेक करने पड़ेंगे। तो ये कह रहा है कि एक अच्छा ऑडिटर वो है जिसको समझ में आता है क्लाइंट का बिजनेस फंक्शन, उसका प्रोडक्शन सिस्टम, कॉस्ट सिस्टम, मार्केटिंग, ठीक है? ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स, इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी, व्हिचएवर इज लोअर। एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो अगर इकोनॉमी डाउन ट्रेंड में है तो एनआरवी कम होगी कि ज्यादा? कम होगी। तो उसके लिए एनआरवी कम है कि ज्यादा, उसको पता होना चाहिए ना कि इकोनॉमी का क्या चल रहा है। ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू बी familiar with the overall economic environment of the client in which specific business is operating। जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी इन्वायरमेंट में क्लाइंट ऑपरेट कर रहा है, उस इंडस्ट्री की इकोनॉमिक, आर्थिक स्थिति कैसी है उसको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, फेमिलियर होना चाहिए, थोड़ा बहुत उसको पता होना चाहिए, ठीक है जी? ऑडिटिंग एंड स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। स्टेटिस्टिक्स पढ़ी थी तुमने? कहाँ पढ़ी थी? कौन था ये नहीं वाला कि नहीं होता? हाँ, बस सुना सुना है ना कि कुछ तो होता है अजीब सा, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम सैंपल बेसिस पे चेकिंग करते हैं और सैंपल लेते हैं स्टेटिस्टिकल मेथड्स के हिसाब से, ठीक है जी? बस इतना ही ज्ञान होना जरूरी है। कह रहा इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑडिटर टू चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, तो हम स्टेटिस्टिकल मेथड्स का यूज करके सैंपल लेते हैं ताकि हम ऑडिट कर सकें। ऑडिटर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग की नॉलेज, ताकि उसको मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल सके, और मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो इन्वेंट्री काउंट कर सके। 1 2 3 4 देख लो, मैथमेटिक्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। हमको कोई स्टेटिस्टिक्स की नॉलेज नहीं आती है, वो सॉफ्टवेयर में डालते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी फॉर्मूले फीड होते हैं, वो सैंपल निकाल के देते थे रियल लाइफ में, तो इनने बस ज्ञान डालने के लिए दे दिया। ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमको रेशियोज पता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं, तो वो सारी रेशियोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखती है। अब जो चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रही है हमें उस पर ओपिनियन देनी पड़ेगी, तो इसलिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। ऑडिटर इज, हाँ ये ऐसे ही सब कुछ इन कह रहे कि आपको सब पता होना चाहिए। वो ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ वेरियस फाइनेंशियल टेक्निक्स सच एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड फ्लो रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, ठीक है?
तो इसलिए मैं पहली क्लास में ये नहीं बोल सकता कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी काम का नहीं है। ऑडिटिंग एंड लॉ कह रहा है ऑडिट का लॉ का रिश्ता इज अ वेरी क्लोज वन। लॉ में क्या क्या आता है? कंपनी लॉ प्लस अदर लॉज प्लस डायरेक्ट टैक्स लॉज, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, उसका पूरा नाम लॉज है। तो हमको पता होना चाहिए कि भाई टैक्स कितना बन रहा है, जीएसटी कितना बन रहा है, आना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमको अगर हमें लॉ की नॉलेज होगी तभी हम बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स को देख पाएंगे कि भैया वो ट्रांजेक्शन्स सही से एंटर की गई है कि नहीं की गई है। प्लस उसको बिजनेस लॉज की नॉलेज होनी चाहिए, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। साथ में टैक्सेशन लॉज की नॉलेज होना भी इनएविटेबल है, अनिवार्य है, ताकि उसको पता चले कि एंटिटी उन सभी प्रोविजन के हिसाब से, टैक्स लॉज के हिसाब से अकाउंट्स बना रही है कि नहीं बना रही। ठीक है जी, तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट एनालाइज करने के लिए अकाउंटिंग एस्पेक्ट से उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, डायरेक्ट टैक्स की भी और इनडायरेक्ट टैक्स लॉज की भी। बात समझ में आती? लास्ट में है डेटा, लास्ट नहीं है, इसके बाद भी एक हो रहा है ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। एक बारी पहले तुम ये लो वाला पढ़ लो, फिर हम अगले पे बढ़ेंगे। वो तो ब्लू थे, ये वाला ब्लैक है, इसको तुम पढ़ लो एक बारी। पढ़ लिया? अगला है ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। तुमने देखा क्या कंपनी में मुनीम जी को? कौन होते हैं मुनीम जी? क्या वो हाथ से बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? कंप्यूटर से, है ना? तो ये कह रहा है कि डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर की भी इसको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सारी चीजें कंप्यूटर से ही होती हैं। कह रहा आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल और अकाउंटिंग एक्टिविटीज कर रही हैं कंप्यूटर की मदद से। कंप्यूटर जो कि डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, सारी ट्रांजेक्शन को इकट्ठा कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को, लार्ज क्वांटिटीज को बहुत ही हाई स्पीड पे। अब तुम अभी जाके रिलायंस स्टैंड से कपड़े खरीदोगे तो वहां मुंबई में बैठे अंबानी जी को एक सेकंड में पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पे सेल हुई। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो बहुत हाई स्पीड पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर्स कोलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए डिपेंडेंस है कि कंप्यूटर एक्यूरेटली उस डेटा को प्रोसेस करे। बात समझ में आती है? उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हो, एसबीआई में एक बार हो गया था कांड। एसबीआई में एक ऊपर का सीनियर लेवल एम्प्लॉय आया था, उसने क्या करा, एक ऐसा फॉर्मूला डाला कि अब एसबीआई में कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा तो उसके अकाउंट से एक पैसा कट के इस बंदे के अकाउंट में आ जाएगा। एक पैसा, 1 पैसा, नॉट 1 रुपी, 1 पैसा। ठीक है, तो अब तुम्हारे अकाउंट से एक पैसा कट भी जाएगा तो तुम नोटिस करोगे? नहीं करोगे। इसी तरह से एसबीआई में लाखों करोड़ ट्रांजेक्शन दिन की होती है और कुछ ही दिनों में उसके पास लाखों करोड़ रुपए आ गए, फिर उसको पुलिस ने पकड़ लिया। तो अकाउंटिंग में फॉर्मूलाज में अगर तुम डेटा में चेंज कर दो तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। ठीक है जी, तो ये कह रहे डिपेंडेंस है कि जो भी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस है वो एक्यूरेटली डेटा को प्रोसेस करें और कंप्यूटर हर एक एक्टिविटी को एक्यूरेसी के साथ कर पाए। ठीक है, इसीलिए कह रहा है इतनी ज़्यादा फिनोमिनल ग्रोथ हो गई है कंप्यूटर साइंस में, तो ऑडिटर को कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की, उसकी जनरल कैपेबिलिटी की और थोड़ी बहुत रिलेटेड टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग इज अ डिसिप्लिन इन इटसेल्फ। आजकल एक नया ऑडिट चालू हुआ है कंप्यूटर का ऑडिट करना, कि उसके अंदर फॉर्मूले सही है कि नहीं है, तो वो भी अपने आप में एक डिसिप्लिन, एक सब्जेक्ट बनता जा रहा है। ठीक है जी, पढ़ के देख लो इसको एक बारी। पढ़ लिया? फिर है
ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस। मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया बीकानेर का कि वहाँ पर कंट्रोल्स लगे होते हैं, एक आदमी टोकन बांटता है, एक आदमी कचौड़ी देता है। मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया कि मैं मैडम से डॉक्यूमेंट्स मांगने गया लेकिन मैडम ने दिए नहीं। तो ये कह रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि ऑडिटर अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से कर सके। एक फाइनेंशियल ऑडिटर यानी कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो हम ऑडिट पढ़ रहे हैं, हम तो बेसिकली फिगर्स के साथ डील करते हैं, लेकिन एक और तरीके का ऑडिटर होता है विच इज इंटरनल ऑडिटर या मैनेजमेंट ऑडिटर। उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन बींग्स के साथ ही डील करना पड़ता है। वो फाइनेंशियल चेक नहीं करता, वो कंट्रोल्स पे ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है जी। हालांकि हमें फिगर्स चेक करनी है लेकिन हमें भी लोगों के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है, और मैनेजमेंट ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को तो ह्यूमन बींग्स के साथ ही ज़्यादा काम करना पड़ता है रादर देन फाइनेंशियल फिगर्स। और एक बेसिक एलिमेंट कंट्रोल्स डिज़ाइन करने का ये भी है लोग, कि ये आदमी ये काम करेगा, वो आदमी वो काम करेगा। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, हम ड्यूटीज़ को बांट देते हैं, सारा कंट्रोल एक बंदे के हाथ में देते ही नहीं। तो तुम अगर यहाँ पर भी देखोगे ना तो फीस तुम कहीं पे दोगे, टीचर कोई और आके पढ़ाएगा, क्लासेस तुम्हारी कहीं और से एक्टिविटी होंगी, प्रदीप सर करते हैं वहां से। तो ये क्या है? ये है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सारा कंट्रोल किसी के पास है ही नहीं। अगर मान लो सिर्फ मेरे पास सारा कंट्रोल हो, है ना, तो 4 बच्चे आए, मैंने बताया साहिल सर को कि सिर्फ 2 बच्चे आए, तो उनको कैसे पता चलेगा? क्योंकि सारा कंट्रोल तो मेरे पास है। लेकिन अब 3 जनों को इकट्ठे मिलके फ्रॉड करना पड़ेगा, तब जाके एक फ्रॉड होगा, है ना। तो इसलिए होता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं गलती होने के। अकाउंटिंग सिस्टम सही बनता है कंट्रोल से, ये कह रहा है। लेकिन अच्छे इंटरनल कंट्रोल भी वर्क नहीं कर सकते अनलेस पीपल आर ऑनेस्ट। बात समझ में आई? पढ़ के देख लो इसको। 10 मिनट बोला था, 10 मिनट में टॉपिक खत्म हो गया तुम्हारा। ठीक है, इसके आगे हम कुछ नहीं पढ़ा रहे, इसके आगे सिर्फ हम सुनेंगे और फिर छुट्टी हो जाएगी। पढ़ लिया? सुन ले अब। बताओ कहाँ से सुनाओगे, क्या सुनाओगे सबसे पहले? ऑडिट वर्सेस, चलो इनहेरेंट लिमिटेशन से ही शुरू करते हैं। चार्ट के थ्रू हमने याद किया ना। लो सुनाओ, इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होती हैं? सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, छुट्टी होने का टाइम आ गया है। कुछ कमियां हैं? आगे देख, छुट्टी का नाम सुनते कितनी एनर्जी आ गई। कुछ कमियां हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस में, कुछ कमियां हैं ऑडिटिंग की प्रोसेस में। अकाउंटिंग की प्रोसेस में पहली जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट, कीवर्ड सब्जेक्टिव डिसीजन। दूसरा कंट्रोल्स मे नॉट हैव बीन ऑपरेटेड। कुछ कमियां हैं ऑडिटिंग की प्रोसेस में, पहली प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन, प्रैक्टिकल के नीचे टेस्ट सैंपल ओनली, एंड लीगल कैन नॉट फोर्स मैनेजमेंट फॉर फुल इंफॉर्मेशन। फिर फ्रॉड एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, एंड लास्ट में ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज। एक एरो प्रैक्टिकल से निकलती थी विच इज टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। एक एरो लीगल से निकलती थी विच इज नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और एक घड़ी के साथ फ्यूचर इवेंट्स कि कल को क्या होगा हमको नहीं पता। ठीक है, ये हो गया। और हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट हमने पढ़ा। स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या आता है? 3 चीजें। पहला कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंट्री। दूसरा रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड तीसरा प्रॉपर डिस्क्लोजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और एक पॉइंट छुपा हुआ भी था, इवैल्यूएट
सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या नहीं आता है इसमें? आउटसाइड द डोमेन ऑफ आवर कॉम्पिटेंस। क्या नहीं आता है? आउटसाइड द डोमेन ऑफ आवर कॉम्पिटेंस। दूसरा, ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। एंड तीसरा, इट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी। और क्या पढ़ा हमने आज? और क्या पढ़ा? ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। प्री कंसीव्ड नोशन कहां पे होता है? इन्वेस्टिगेशन में। ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस और टू रिपोर्ट। ठीक है। प्राइमा फेसाई फाइंडिंग्स की कभी कभी इन्वेस्टिगेशन ऑडिट की प्राइमा फेसाई फाइंडिंग से भी शुरू हो सकती है। ये था ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास लीगल पावर्स होती है। ठीक है। और क्या पढ़ा हमने? क्वालिटीज तो हमने याद नहीं करा, वो तुम खुद याद कर लेना। और क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा ऑडिटिंग का नेचर, डिसिप्लिनरी नेचर अदर सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है जी। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। कुछ और रह गया क्या हमारा? ये हमने कल कर लिया था। ठीक है। कुछ और ऐसा तो नहीं रह गया। चलो जी, हम छुट्टी करते हैं आपकी। किसी को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो आइए। मजा आया क्लास में? ठीक थी मैडम सेकंड क्लास? ठीक है जी। कल फिर आपसे पूछेंगे सेम सवाल क्लास खत्म होने के बाद।